So hello everyone, this is Dr. Vishal Johri. Right now you are watching MBBS मतलब जौहरी MBBS और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं अपने पूरे कार्बोहाइड्रेट को। देन आज कार्बोहाइड्रेट पढ़ेंगे, उसके बाद अपन पढ़ेंगे मेटाबॉलिज्म। अब सीधे मुद्दे की बात मैं करना पसंद करता हूं, अपन पढ़ क्यों रहे हैं? अपना नीट पीजी या फिर नेक्स्ट एग्जाम होगा तो वो निकालने के लिए, साथ में यूनिवर्सिटी एग्जाम निकालने के लिए। सो एमसीक्यू कैसे पूछे जाएंगे, पहले नीट पीजी में कैसे एमसीक्यू आते थे वो मैंने यहाँ पे लगा दिए। सिंपल एमसीक्यूज आते हैं, ज्यादा टफ एमसीक्यूज नहीं आते। अब नेक्स्ट एग्जाम हो रहा है तो उसमें क्लिनिकल बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, तो इसके मेटाबॉलिज्म में मैंने क्लिनिकल बेस्ड क्वेश्चन भी जोड़ दिए, तो आपका नेक्स्ट एग्जाम भी निकलेगा। साथ में यूनिवर्सिटी में भी अब क्लिनिकल क्वेश्चन रीजनिंग आएंगे, तो वो भी मैंने सारे मेरे नोट्स में ऐड कर दिए हैं। कैसे क्वेश्चन आएंगे, लॉन्ग में या शॉर्ट में, किस तरीके से आपको लिखना है, कौन सा डायग्राम बनाना है, सारी चीजों पर मैं बात करूंगा। So, अभी आप ये जो मेरी वीडियो देख रहे हो बायोकेमिस्ट्री की, ये मेरी सैंपल वीडियो है। मेरे ऐप पे कोर्स है, इसका नाम है बायोकेमिस्ट्री 7 डे। उस कोर्स के जरिए आप पूरा बायोकेमिस्ट्री 7 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। और ये तो सिर्फ सैंपल वीडियो है। मेरे रियल कोर्स में आपको क्लिनिकल केस स्टडी मिलेंगी, रीजनिंग के टॉपिक मिलेंगे, कैसे याद रखना है उसके निमोनिक मिलेंगे आपको। सो ये पूरा कोर्स, क्योंकि पेपर का पैटर्न चेंज हो गया है तो मैंने पूरा कोर्स भी चेंज कर दिया। यूट्यूब पे ओल्ड वीडियो डल रही है, मेरे ऐप पे न्यू वीडियो आपको मिल जाएंगी नए पेपर पैटर्न के हिसाब से, क्योंकि अब रीजनिंग क्लिनिकल केस स्टडी आनी है। पेपर का पैटर्न मुश्किल हो गया है। मात्र 1000 रुपए का एक कोर्स मैंने आपके लिए बनाया है। आप मेरा ऐप डाउनलोड करो, उसका नाम है जौहरी एमबीबीएस। उसमें बायोकेमिस्ट्री 7 डे पे जाना, उसके अंदर आपको ना सैंपल वीडियो दिख जाएगी, पहले आप वो देख लेना, तो आपको समझ में आ जाएगा आपको बाय करना है कि नहीं करना। सो लाखों के एमबीबीएस से कुछ हजारों पैसे मत देखो, मेरे हिसाब से कोर्स लो, नए पेपर के पैटर्न के हिसाब से पढ़ो, क्योंकि YouTube पे जो आप पढ़ रहे हो ये तो सिर्फ एक सैंपल है। असली मटेरियल, ज्यादा से ज्यादा टॉपिक मैंने ऐप में डाले हैं। ऐप में पूरा कोर्स है, सारे टॉपिक्स हैं, डिटेल में कोर्स है। जाओ मेरे ऐप पे, मजा लो मेरे कोर्स के, जिसका नाम है बायोकेमिस्ट्री इन 7 डेज। लेकिन सबसे पहले आज जो अपना वर्ड है, अपन वर्ड को समझते हैं कि यार ये कार्बोहाइड्रेट वर्ड का मतलब क्या होता है। हमने बहुत सुना है सर, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, हमने नाम बहुत सुना है, लेकिन कभी फील नहीं आया पढ़ने में कि रियल में कार्बोहाइड्रेट है क्या। अब देखो सिंपल बात है, अब अपन लेते हैं नॉर्मल ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या, ये कार्बोहाइड्रेट है, मीठा लगता है। तो लोगों को क्या एक मिसकंसेप्ट हो जाता है कि सारे कार्बोहाइड्रेट मीठे होते हैं। सो कार्बोहाइड्रेट के आगे अपन क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। कार्बोहाइड्रेट होते हैं मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और क्या होता है पॉलीसैकेराइड। तो मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड जो होते हैं खाने में मीठे लगते हैं, लेकिन पॉलीसैकेराइड खाने में मीठा नहीं लगता। जैसे कि हर रील में नाचने वाला मीठा नहीं होता है, टिकटॉकर नहीं होता, वैसे ही हर कार्बोहाइड्रेट मीठा नहीं होता, ये आपको याद रखना है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। ग्लूकोज मीठा है तो हर कार्बोहाइड्रेट मीठा नहीं होता, ठीक है। टिकटॉकर थोड़ी है भैया, कार्बोहाइड्रेट है वो। मैं कब हो गया ये? कब हुआ कब? दूसरी बात ये, कार्बोहाइड्रेट का मतलब क्या है, इस डेफिनेशन का केमिकल मतलब क्या है। देखो अब कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं ना, उसकी खास बात क्या है, उसके केमिकल फॉर्मूले में कार्बोहाइड्रेट में देखो या तो एल्डिहाइड प्रेजेंट होगा इस तरीके से, या तो कार्बोहाइड्रेट की खास बात क्या है, कार्बोहाइड्रेट में या तो एल्डिहाइड प्रेजेंट होगा, एल्डिहाइड इस तरीके से होता है, या तो एल्डिहाइड प्रेजेंट होगा या फिर अपना कीटोन प्रेजेंट होगा। इसका फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, देखो कार्बोहाइड्रेट में या तो एल्डिहाइड प्रेजेंट होगा या फिर अपना कीटोन प्रेजेंट होगा। फंक्शनल ग्रुप में एल्डिहाइड प्रेजेंट होगा या फिर कीटोन प्रेजेंट होगा। किसके साथ? पॉलीहाइड्रोक्साइल ग्रुप्स के साथ। सर ये पॉलीहाइड्रोक्साइल क्या होता है? देखो रटो मत, समझो मतलब। पॉली का मतलब बहुत सारे, हाइड्रो का मतलब H, ऑक्साइल का मतलब OH। सो अगर बहुत सारे OH ग्रुप लगे हों एल्डिहाइड और कीटोन के साथ, तो स्ट्रक्चर को अपन बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट। जैसे कि आप यहां पे देखो, ये एल्डिहाइड के साथ ये OH लगा हुआ है, ठीक है। एक से ज्यादा OH लगे हुए हैं, तो एक से ज्यादा OH लगे, इसका मतलब क्या हुआ, व्हाट इज दिस, ये क्या बन गया, ये ऑटोमेटिकली अपना एक कार्बोहाइड्रेट बन गया। सो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें एल्डिहाइड या कीटोन हो, साथ में पॉलीहाइड्रोक्साइल ग्रुप हो, मतलब एक से ज्यादा OH लगे हो एल्डिहाइड या कीटोन के साथ, या ऐसा मॉलिक्यूल जो बाद में हाइड्रोलाइसिस में टूटने के बाद ऐसा कंपाउंड दे दे जिसमें एल्डिहाइड कीटोन लगे हो, साथ में पॉलीहाइड्रोक्साइल ग्रुप हो। तो या तो वो खुद कंपाउंड बना हुआ हो ऐसा, या फिर टूटने के बाद हाइड्रोलाइसिस के बाद ऐसा कंपाउंड आ जाए, उसे अपन क्या बोलेंगे, एल्डिहाइड बोलेंगे, ठीक है। रटना नहीं है, अपन ने समझा है। सर लेकिन आप तो मुद्दे की बात कर रहे थे, ये क्यों पढ़ा रहे हो आप मुझे? देखो ये पढ़ा इसलिए रहा हूं क्योंकि बेटा डायरेक्ट ऐसे शॉर्ट नोट आता है, राइट द शॉर्ट नोट ऑन फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना कि आप कार्बोहाइड्रेट के फंक्शन लिखिए, शॉर्ट नोट में आता है,
तब आपको कार्बोहाइड्रेट की पहले डेफिनेशन लिखनी पड़ती है, कार्बोहाइड्रेट का एक डायग्राम बनाना पड़ता है कि भैया दिखता कैसा है, देन आपको फिर लिखने पड़ते हैं फंक्शन। एम आई क्लियर? इस तरीके से यूनिवर्सिटी एग्जाम में लिखना है। हेडिंग में जितना ज्यादा आप हेडिंग में लिखेंगे, पॉइंट में लिखेंगे, उतने ज्यादा आपको मार्क्स मिलने की संभावना बढ़ जाती है। तो अब आ जाते हैं डेफिनेशन पे। डेफिनेशन क्या है? केमिकली कार्बोहाइड्रेट आर एल्डिहाइड और कीटोन। कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं? एल्डिहाइड और कीटोन्स के डेरिवेटिव होते हैं विद पॉलीहाइड्रोक्साइल अल्कोहल के साथ। पॉलीहाइड्रोक्साइल मतलब OH ग्रुप, इसको अल्कोहल भी अपन बोलते हैं OH ग्रुप को। सो केमिकली कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं? एल्डिहाइड और कीटोन के डेरिवेटिव होते हैं ऑफ पॉलीहाइड्रोक्साइल अल्कोहल, मतलब OH ग्रुप लगा होता है। और कंपाउंड दैट यील्ड दिस डेरिवेटिव ऑन हाइड्रोलाइसिस, या फिर अगर कोई कंपाउंड को अपन हाइड्रोलाइसिस करें, उसे तोड़ें, तब अपन को ऐसा कंपाउंड मिले जिसमें एल्डिहाइड या फिर कीटोन लगा हो पॉलीहाइड्रोक्साइल ग्रुप्स के साथ, तो भी उसे कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। सिंपल टर्म्स में बोले दे आर शुगर्स। सिंपल टर्म्स में बोले तो ये शुगर है भैया, मीठे हैं। कार्बोहाइड्रेट शुगर्स अपने होते हैं, स्टार्च होते हैं। शुगर जो है, स्टार्च जो है, जो फूड में प्रेजेंट है, वो क्या है? वो कार्बोहाइड्रेट है। और एक ये वाला आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा इसके केमिकली फॉर्म का। फिर आपको इंपॉर्टेंस लिखना पड़ेगा, इसका बहुत सारा इंपॉर्टेंस है। कार्बोहाइड्रेट आर द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। आपका एनर्जी का प्राइमरी सोर्स है। अपन लोग किससे बने भैया? जिस तरीके से इस रूम में मैं हूं, ये रूम किससे बना है? ईंटों से, ईंट से ईंट जुड़ी, ठीक है, मिस्त्री भी बन जाता हूं, सीमेंट भी लगा दी, ईंटों के बीच में सीमेंट भी लगाते गए और दीवार बना दी साहब। वैसे आप कैसे बने? आप बने सेल्स के। सेल्स को क्या चाहिए? सेल को जिंदा रहने के लिए चाहिए एक मॉलिक्यूल जिसे बोलते हैं एटीपी। अब एटीपी कहां से आएगा? एटीपी जो है, अपन क्या करते हैं? कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट मान लो ग्लूकोज। ग्लूकोज को फिर अपन तोड़ते हैं तो अपन को मिलता है एटीपी। सो नॉर्मली अपने सेल को जिंदा रहने के लिए चाहिए रहता है एटीपी मॉलिक्यूल। एनर्जी का एक मॉलिक्यूल है, और एनर्जी का मॉलिक्यूल कहां से आता है? कार्बोहाइड्रेट से आता है। तो ये प्राइमरी सोर्स है एनर्जी का। कार्बोहाइड्रेट से भी आता है, फैट के मेटाबॉलिज्म से भी आता है, लेकिन प्राइमरी अपन इसको कार्बोहाइड्रेट से लेना पसंद करते हैं, एटीपी। तो प्राइमरी सोर्स है एनर्जी का। फिर कार्बोहाइड्रेट जो है स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है, अपना सेल मेम्ब्रेन बना रहे हैं, अपना सेल का ऊपर वाला सेल मेम्ब्रेन बना रहे हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना रहे हैं, इसका मेटाबॉलिज्म होता है, ये सिग्नलिंग में हेल्प करते हैं। मतलब कि एक सेल दूसरे सेल से, जब एक सेल है दूसरे सेल है, अब इन दोनों सेल्स को हाय बोलना है तो ऐसे तो बोलेंगे नहीं, हाय माय नेबर सेल, हेलो कैसी हैं आप सुंदरी, इस तरीके से तो बात होगी नहीं भाई, सेल के पास मुंह तो है नहीं। तो एक सेल दूसरे सेल के साथ, अब एक सेल के बाहर सेल मेम्ब्रेन में लगा रहता है ग्लाइकोप्रोटीन्स। तो ये जो ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं दूसरे सेल के साथ कनेक्ट करते हैं, जिस तरीके से एक सेल दूसरे सेल के साथ कम्युनिकेट करता है, तो ये सिग्नलिंग में हेल्प करते हैं और इनको अपन स्टोर भी कर पाते हैं। इन शॉर्ट देखा जाए, थिंकिंग ऑफ कार्बोहाइड्रेट एज ए फ्यूल एंड बिल्डिंग ब्लॉक। कार्बोहाइड्रेट को तुम ऐसा समझ लो कि ये अपने पेट्रोल की तरह है, फ्यूल की तरह है, बॉडी में एनर्जी देते हैं, एटीपी देते हैं। और बिल्डिंग ब्लॉक मतलब जिस तरीके से अपन एक बिल्डिंग बनाते हैं, वैसे ही अपने बॉडी का एक बिल्डिंग स्ट्रक्चर है जो ब्लॉक बना रहा है। नाउ इतना आपने लिखा यूनिवर्सिटी में, फिर आपको बनानी पड़ेगी भैया ये टेबल। बड़ी आसान सी टेबल है, इसमें ज्यादा डरने की कोई बात नहीं है। फिर आपको एक टेबल बनानी पड़ेगी। अब फंक्शन क्या है? कार्बोहाइड्रेट जो है एनर्जी की तरह काम करता है, सोर्स ऑफ एनर्जी। जैसे कि फॉर एग्जांपल ग्लूकोज, ग्लूकोज जो है एक प्राइमरी सोर्स है एनर्जी का। अब ग्लूकोज क्या करता है? अपनी बॉडी के अंदर, सेल के अंदर ग्लूकोज आ गया, फिर सेल क्या करता है? ग्लाइकोलाइसिस, एक प्रोसेस है जिसके जरिए अपन ग्लूकोज को तोड़ते हैं, अपन को एटीपी वगैरह मिलती है, साथ में एनएडीपीआई मिलता है। फिर ये एनएडीपीआई जो है एफएडी में कन्वर्ट होगा, फिर कहां पे जाएगा? अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाएगा। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाने के बाद इससे फर्दर और अपन एटीपी निकालते हैं। सो ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म होता है, मतलब मेटाबॉलिज्म मतलब ग्लूकोज को तोड़ना। ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म होता है वाया ग्लाइकोलाइसिस, एक प्रोसेस है ग्लाइकोलाइसिस के जरिए, और टीसीए मतलब अपना एक क्रेब्स साइकिल होती है उसके जरिए, ताकि अपन एटीपी बना पाए। सो ग्लूकोज जो है प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है, क्योंकि इसके मेटाबॉलिज्म से उनको एटीपी मिलेगी, चाहे आप ग्लाइकोलाइसिस के कारण लाइए एटीपी या फिर क्रेब्स साइकिल की तरह लाइए। फिर स्टोरेज फ्रॉम एनर्जी। अब भैया मान लीजिए किसी के पास ज्यादा पैसा है, तो आदमी क्या करता है? उस पैसे को बैंक में रख देता है, गाड़ देता है। नेता लोग क्या करते हैं भाई? दीवारों में गाड़ देते हैं। बढ़िया, आपने देखा होगा ना, नेता लोग दीवारों पर गाड़ देते हैं, फिर आती है बढ़िया अपना पुलिस आती है, पूरा निकाल के ले जाती है, इनकम टैक्स वाले आते हैं, पैसे ले जाते हैं। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। वैसे ही अगर बॉडी में ज्यादा ग्लूकोज है तो बॉडी क्या करती है? ग्लूकोज बहुत चालाक है, बॉडी बहुत चालाक है। बॉडी क्या करती है? ग्लूकोज को कन्वर्ट कर लेती है ग्लाइकोजन में। वो ग्लाइकोजन को मसल और लिवर में जाके स्टोर करा देती है,
ताकि अगर मान लो कभी कोई इंसान जो है कहीं ऐसी जंगल में पहुंच गया जहां खाना नहीं मिल रहा, उसको कार्बोहाइड्रेट नहीं मिल रहा, या 16 सोमवार के व्रत रख रहा है अच्छे बहू के लिए या अच्छी लड़की के लिए या लड़के के लिए, तो फिर बॉडी क्या करती है, अपने ग्लाइकोजन को तोड़ेगी और उससे ग्लूकोज बनाएगी। तो अपन क्या करते हैं, इसको स्टोर करते हैं। ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है एनिमल्स में, स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है प्लांट्स में। ग्लाइकोजन एक्ट कैसे करता है, एनर्जी रिजर्वायर की तरह काम करता है, क्विक मेटाबोलाइज हो जाता है जब भी ब्लड ग्लूकोज कम हो। जैसे ब्लड ग्लूकोज कम होता है, ग्लाइकोजन टूटता है और ग्लूकोज अपन दे देते हैं। फिर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट, भैया ये क्या बनाएगा, सेल मेम्ब्रेन बनाएगा। जैसे मैंने आपको बोला ग्लाइकोमिनोग्लाइकेंस ये कार्बोहाइड्रेट होते हैं, तो ह्यूमन बीइंग में क्या करते हैं, सेल मेम्ब्रेन बनाते हैं। प्लांट में सेलुलोज सेल मेम्ब्रेन बना रहा है, अपना सेल वॉल बना रहा है प्लांट में, तो ये स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होते हैं। फिर अपन आ जाते हैं डाइटरी फाइबर और नॉन डाइजेस्टेबल कार्बोहाइड्रेट। अब कुछ कार्बोहाइड्रेट ऐसे भी होते हैं जो अपनी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाती, जैसे कि सेलुलोज। भैया पत्ते खाइए। अब क्या करता है, आपने देखा होगा बकरियों को, गाय को पत्ते खाते हुए, घास खाते हुए। तो बकरी गाय पत्ते क्यों खाती है, वो पत्ते से क्या कर, पत्ते के अंदर होता है सेलुलोज और उनकी बॉडी सेलुलोज को डाइजेस्ट कर सकती है। लेकिन वही ह्यूमन बॉडी में देखें तो अपने पास वो एंजाइम ही नहीं है जो अपन सेलुलोज का अपन डाइजेस्ट करवा सकें। सो अपनी बॉडी में ना सेलुलोज बहुत जरूरी है ताकि स्टूल का एक बल्क बन पाए, अपनी डाइट जो है अच्छी रह पाए, अपन को कोई भी इंटेस्टाइन की बीमारी ना हो। सो नॉन डाइजेस्टेबल कार्बोहाइड्रेट जैसे कि सेलुलोज प्रमोट करता है बावल मूवमेंट, मतलब इंटेस्टाइन की मूवमेंट, प्रिवेंट करता है कॉन्स्टिपेशन और नॉर्मल गट के लिए बहुत ही जरूरी है। फिर कंस्टिट्यूएंट ऑफ न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड मतलब डीएनए आरएनए बनाना। जी हाँ, कार्बोहाइड्रेट डीएनए आरएनए भी बनाता है। आपने आरएनए सुना है, आरएनए, आरएनए के आर में क्या था, स्टार्टिंग में आर का मतलब होता है राइबोस जो कि एक शुगर है। डीएनए में डी से जो मतलब है वो डीऑक्सीराइबोस है, ये शुगर होते हैं। तो डीएनए आरएनए बनाने में भी शुगर बहुत हेल्प करता है। फिर सेलुलर इंटर कम्युनिकेशन, जैसे कि मैंने आपको बताया ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड, ये एक सेल से दूसरे सेल ऐसे कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे से। फिर डिटॉक्सिफिकेशन, डिटॉक्सिफिकेशन एक प्रोसेस है जिसके अंदर ज्यादा हार्मफुल चीज कम हार्मफुल चीज में बन जाती है। जैसे कि मान लीजिए दारू, जी हाँ हमको पीनी है, हमको पीनी, हमने बहुत ज्यादा पीनी है साहब, जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। एल्कोहल पीनी है, हमें बहुत ज्यादा दबा दबा के एल्कोहल पीनी है। अब एल्कोहल तो पी ली, उसके बाद क्या, मैं नहीं बताऊंगा। उसके बाद क्या, एल्कोहल तो पी लिया आपने, अब आपकी बॉडी के अंदर एल्कोहल टॉक्सिक है अपने लिए। सो आपकी बॉडी क्या करती है, उस टॉक्सिक सब्सटेंस को कम टॉक्सिक बनाती है। मतलब एल्कोहल जो है वाटर में सोल्यूबल नहीं है, तो अपन उसको वाटर में सोल्यूबल बनाएंगे ताकि किडनी के जरिए वो बाहर निकल जाए। इस प्रोसेस को बोलते हैं डिटॉक्सिफिकेशन। सो एक ग्लूक्रोनिक एसिड होता है, ये भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, ये क्या करता है, डिटॉक्सिफिकेशन करवाता है। फिर लुब्रिकेशन, चिकनाई। फिर हाइलुरोनिक एसिड रहता है, ये भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, ये लुब्रिकेशन देता है अपनी बॉडी में। तो कार्बोहाइड्रेट के देखो कितने सारे अपने फंक्शन है। तो आपको इस तरीके से यूनिवर्सिटी एग्जाम में जो है कार्बोहाइड्रेट और कार्बोहाइड्रेट के फंक्शन लिखने पड़ते हैं। फिर आता है दूसरा क्वेश्चन, राइट द शॉर्ट नोट ऑन क्लासिफिकेशन ऑन कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट को कितने क्लासिफाई करा है उसके बारे में आप लिखिए। अब देखो, अब कार्बोहाइड्रेट बहुत सारे प्रकार के होते हैं, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। सो कार्बोहाइड्रेट को ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड यूनिट्स के अपन ने करा। अब व्हाट इज मीनिंग ऑफ मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, उसका मतलब समझाता हूं। देखो मोनोसैकेराइड का मतलब क्या हुआ, सिंपलेस्ट शुगर। मोनोसैकेराइड ही नाम चिक चिक के बोल रहा है, मोनोसैकेराइड, मोनो मतलब एक, अगर एक शुगर वाला कोई भी मॉलिक्यूल होगा तो उसे मोनोसैकेराइड बोलते हैं। मतलब ग्लूकोज फर्दर और छोटे हिस्से में टूट नहीं सकता, ग्लूकोज अगर टूटेगा तो फिर वो एटीपी ही देगा। ये सिंपलेस्ट शुगर को मोनोसैकेराइड बोलते हैं, जिसके अंदर एक एल्डिहाइड या एक कीटोन होता है। डाइसैकेराइड का मतलब होता है डाई, जिसमें दो मोनोसैकेराइड जब आपस में जुड़े तो अपना बनता है डाइसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड का मतलब क्या होता है, जब 10 से ज्यादा मोनोसैकेराइड आपस में जुड़े हैं, जैसे कि ग्लूकोज ग्लूकोज ग्लूकोज, 10 से ज्यादा अगर ग्लूकोज आपस में जुड़ गए और दो ग्लूकोज को जोड़ने के लिए बीच में जो बॉन्ड होता है ना उसको बोलते हैं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। 10 से ज्यादा अगर ग्लूकोज जुड़े हैं तो उसे अपन बोलेंगे पॉलीसैकेराइड। अगर दो ग्लूकोज आपस में जुड़े हैं तो उसे बोलेंगे डाइसैकेराइड। मोनोसैकेराइड मतलब सिंपलेस्ट शुगर, एक अकेले ग्लूकोज को अपन बोलते हैं सिंपलेस्ट शुगर को बोलेंगे मोनोसैकेराइड, जो फर्दर और अपना हाइड्रोलाइज नहीं हो पाता। फिर नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड, मोनोसैकेराइड के आधार पर, हाइड्रोलाइसिस के पैटर्न पर, इसके कॉम्प्लेक्सिटी के पैटर्न पर अपन ने कार्बोहाइड्रेट को क्लासिफाई करा है। अब मुद्दे की बात करता हूं, आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपको कैसे लिखना है। हमेशा याद रखना डेफिनेशन इज ए की। पहले आप डेफिनेशन लिखेंगे कार्बोहाइड्रेट की, फिर आप हेडिंग डालेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट,
फिर आप डालेंगे कि किस बेसिस पर अपन ने कार्बोहाइड्रेट को क्लासिफाई करा है, फिर आप लिखेंगे कि अपन ने मेनली 4 हिस्सों में क्लासिफाई करा है डाइसैकेराइड को। मेनली मोनोसैकेराइड, जिसके अंदर सिंपलेस्ट शुगर होती है, जैसे कि अपना ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, ये फर्दर और हाइड्रोलाइज नहीं हो सकते मोनोसैकेराइड। डाइसैकेराइड मतलब 2 मोनोसैकेराइड से मिलकर जो बने वो डाइसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड मतलब 10 से कम अगर मोनोसैकेराइड आपस में जुड़े हो तो उसको ओलिगोसैकेराइड बोलते हैं। पॉलीगोसैकेराइड मतलब अगर 10 मोनोसैकेराइड आपस में जुड़े 10 से ज्यादा तो उसको बोलते हैं पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड मतलब ज्यादा, सो ये पॉलीसैकेराइड हो गया। सो इतने हिस्सों में अपन ने क्लासिफाई करा है अपने कार्बोहाइड्रेट को। फिर आपको बनानी है एक टेबल। टेबल बनाने के बाद आपको मोनोसैकेराइड को थोड़ा एक्सप्लेन करना है, डाइसैकेराइड को एक्सप्लेन करना है और पॉलीसैकेराइड को थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करना है। एम आई क्लियर? इस तरीके से यूनिवर्सिटी एग्जाम में लिख के आना पड़ेगा। टेंशन की कोई बात नहीं है जब जौहरी सर है साथ में। ये आप देखो, तो यहां आप देखें, अब जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसको अपन ने 2 हिस्सों में क्लासिफाई करा है। एक होता है सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट। सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट मतलब मोनोसैकेराइड, मतलब एक ही शुगर की यूनिट है। और एक होता है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, मतलब कि एक से ज्यादा मोनोसैकेराइड हो। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट 2 हिस्सों में डिवाइड है, एक ओलिगोसैकेराइड में जिसमें 2 मोनोसैकेराइड से लेकर 10 मोनोसैकेराइड आपस में जुड़े होते हैं, और एक होता है पॉलीसैकेराइड जिसमें 10 से ज्यादा शुगर के यूनिट आपस में जुड़े होते हैं। एम आई क्लियर? नाउ अब अपन आ जाते हैं सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट पे। तो सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट को अपन क्या बोलते हैं? सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट को अपन बोलते हैं मोनोसैकेराइड। अब ये मोनोसैकेराइड को भी फर्दर और अपन ने क्लासिफाई करा है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन। मतलब कि मोनोसैकेराइड क्या है? ऐसा शुगर जो फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं होगा। सिंपलेस्ट शुगर को अपन बोलते हैं मोनोसैकेराइड, इसमें एक एल्डिहाइड और एक कीटोन प्रेजेंट हो। अब जो मोनोसैकेराइड रहता है वो भी फर्दर और अपना डिवाइड होता है। मोनोसैकेराइड भी ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम, कितने कार्बन एटम का है। मान लीजिए अगर एक ही कार्बन एटम लगा है तो उसे बोलेंगे मेनोस, 2 कार्बन एटम का है तो उसे बोलेंगे डायोस, 3 कार्बन एटम का है तो उसे बोलेंगे ट्रायोस, 4 कार्बन एटम का है तो उसको बोलेंगे टेट्रोस, 5 कार्बन का है तो उसे बोलेंगे पेंटोस, 6 कार्बन का है तो उसे बोलेंगे हेक्सोस। हेक्सोस का एग्जांपल क्या है? ग्लूकोज 6 कार्बन का होता है। 7 कार्बन का है तो उसे बोलेंगे पेंटोस। सो मोनोसैकेराइड क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन के हिसाब से मोनोसैकेराइड फर्दर और अपना इतने पार्ट में डिवाइड है। फिर ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप मोनोसैकेराइड अपने डिवाइड है कीटोन्स में और अल्डोस में। मतलब कि वो शुगर जिसमें एल्डिहाइड हो उसे अल्डोस बोलेंगे, वो शुगर जिनमें कीटोन हो उसको अपन कीटोस शुगर बोलेंगे। तो मोनोसैकेराइड भी फर्दर और कार्बन के नंबर पे और फंक्शनल ग्रुप के आधार पर 2 हिस्सों में अपने डिवाइड होते हैं। ठीक है, डरिए मत, आगे सारे एग्जांपल भी अपन देखेंगे। फिर अपन आते हैं ओलिगोसैकेराइड पे। ओलिगोसैकेराइड मतलब ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो कि 2 मोनोसैकेराइड से मिलके बने, जैसे कि ग्लूकोज ग्लूकोज आपस में जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? अपना माल्टोस। ग्लूकोज गैलेक्टोज आपस में जुड़ेगा तो क्या बनेगा? अपना लैक्टोज। ग्लूकोज फ्रक्टोज आपस में जुड़ेंगे तो क्या बनेगा? सुक्रोज। अगर 2 मोनोसैकेराइड आपस में जुड़ेंगे तो उसे अपन बोलेंगे डाइसैकेराइड। ऐसे ही अगर 2 से ज्यादा अगर कार्बोहाइड्रेट आपस में जुड़े अप टू 10 कार्बोहाइड्रेट, उसे अपन बोलेंगे ओलिगोसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड का मतलब क्या होता है? अगर 2 से 10 मोनोसैकेराइड तक अगर कार्बोहाइड्रेट आपस में जुड़े हैं तो उसे अपन बोल देते हैं ओलिगोसैकेराइड। इसका पहला एग्जांपल क्या हो गया? डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड का एग्जांपल है माल्टोस, गैलेक्टोज, सुक्रोज। फिर डाइसैकेराइड के बाद अपना आता है डाई, मतलब कि 2 मोनोसैकेराइड जुड़े हैं। ट्राइसैकेराइड मतलब 3 मोनोसैकेराइड जब जुड़े हो उसे ट्राइसैकेराइड बोलते हैं, जैसे कि एक होता है रेफिनोस, ये ट्राइसैकेराइड का एग्जांपल है। फिर अपना आता है टेट्रासैकेराइड, जब 4 शुगर के मॉलिक्यूल आपस में जुड़े हो, इसका एग्जांपल होता है स्टैचियोज। ठीक है, नाउ अब अपन देखेंगे पॉलीसैकेराइड। भैया ये पॉलीसैकेराइड क्या है? पॉलीसैकेराइड बहुत आसान है, जब 10 से ज्यादा मोनोसैकेराइड आपस में जुड़े हो तो वो होता है पॉलीसैकेराइड। अब पॉलीसैकेराइड भी 2 होते हैं, एक होता है होमोपॉलीसैकेराइड। होमो मतलब सेम सेम, जैसे कि ग्लूकोज 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 आपस में जुड़े हो, बार बार एक एक चीज ग्लूकोज जुड़े जा रही है बार बार। सो इसे अपन क्या बोलेंगे? इसे अपन बोलेंगे होमोपॉलीसैकेराइड। क्यों? क्योंकि 10 से ज्यादा कार्बोहाइड्रेट जुड़े हैं एक के बाद एक, तो उसे बोलेंगे होमोपॉलीसैकेराइड। होमोपॉलीसैकेराइड का एग्जांपल क्या है? स्टार्च, डेक्सट्रिन, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, ल्यूसिन, ये अपने होमोपॉलीसैकेराइड का एग्जांपल है। ठीक है, नाउ फिर अपन आ जाते हैं हेट्रोपॉलीसैकेराइड पे। हेट्रोपॉलीसैकेराइड के अंदर क्या होता है? 10 से ज्यादा कार्बोहाइड्रेट जुड़े हैं लेकिन अलग अलग, जैसे कि ग्लूकोज जुड़ा है और एक यूरोनिक एसिड जुड़ा होगा, फिर ग्लूकोज फिर यूरोनिक एसिड, फिर ग्लूकोज फिर यूरोनिक एसिड, फिर ग्लूकोज फिर यूरोनिक एसिड।
अब यहाँ पे देखो दो अलग अलग प्रकार के मोनोसेकेराइड है, तो दो अलग अलग प्रकार के अगर मोनोसेकेराइड होंगे तो उसे बोलेंगे अपन हेट्रोपॉलीसेकेराइड। हेट्रो मतलब अलग अलग मोनोसेकेराइड यहाँ पे जुड़े हुए हैं, जिसका प्यारा एग्जांपल है हेपरिन। हेपरिन एक प्रकार का हेट्रोपॉलीसेकेराइड होता है। सो दिस इज ए क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो ये कार्बोहाइड्रेट की एक बहुत प्यारी क्लासिफिकेशन थी जो मैंने आपको पढ़ाई है। इस तरीके से यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में आपको पूरी प्यारी मोहब्बत से टेबल बनानी, देरी नहीं देते जाना, प्यार मोहब्बत से चीजें करेंगे अपन। तो जो अपन ने अभी पढ़ा है ना उसको थोड़ा डेफिनेशन के फॉर्म में पढ़ लेते हैं। इतनी मेहनत से जो मैंने आपको पढ़ाया है उसको थोड़ा डेफिनेशन के फॉर्म में पढ़ लेते हैं। सो मोनोसेकेराइड क्या है भाई? मोनोसेकेराइड मतलब सिंपलेस्ट शुगर जो फिर हाइड्रोलाइज नहीं होते, जिसमें एक एल्डिहाइड होता है या फिर एक कीटोन होता है। मोनोसेकेराइड ऑन द बेस ऑफ कार्बन, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन के भी हो सकते हैं। ऑन द बेस ऑफ फंक्शनल ग्रुप, अल्डोस होंगे एल्डिहाइड वाले, कीटोस होंगे या कीटोन बॉडी वाले। अब सिर्फ मुझे इसकी डेफिनेशन आपको एक बार एक्सप्लेन करनी है ताकि आप यूनिवर्सिटी एग्जाम में लिख के आ पाए। मोनोसेकेराइड क्या है? सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट है which consists of सिंगल पॉलीहाइड्रोक्सिल एल्डिहाइड। पॉलीहाइड्रोक्सिल मतलब OH ग्रुप लगे हो, बहुत सारे OH ग्रुप लगे हो एक एल्डिहाइड से या फिर एक कीटोन बॉडी से। इस तरीके की बनती है एक कीटोन बॉडी। तो मोनोसेकेराइड क्या है? सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट है, कंसिस्ट्स ऑफ बहुत सारी पॉलीहाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़े होते हैं एल्डिहाइड से या फिर कीटोन से, एंड कैन नॉट बी फर्दर हाइड्रोलाइज। इसको अपन फर्दर और तोड़ नहीं सकते, टूटा हुआ है ये। स्मॉलेस्ट कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल बोलते हैं। जो मोनोसेकेराइड होता है ना वो सबसे पहले एब्जॉर्ब होते हैं। अब जैसे कि आपने खाना खाया, अगर आप कोई भी खाना खाते हैं ना तो उसमें पॉलीसेकेराइड या डाइसेकेराइड होते हैं। फिर अपने वो खाना जाएंगे, अपने माउथ में जाएगा, डाइजेशन स्टार्ट होगा, पेट में कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन थोड़ा स्टॉप हो जाता है, फिर इंटेस्टाइन में डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। डाइजेशन से क्या होता है? डाइसेकेराइड टूटते हैं मोनोसेकेराइड में। पॉलीसेकेराइड है लंबा वाला तो वो टूटेंगे पहले डाइसेकेराइड में, फिर वो टूटेंगे मोनोसेकेराइड में। मोनोसेकेराइड सिंपलेस्ट यूनिट है जो अपने इंटेस्टाइन से भी जल्दी एब्जॉर्ब हो जाती है। कैन नॉट कंटेन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड का मतलब क्या होता है? एक मोनोसेकेराइड दूसरे मोनोसेकेराइड से जुड़ता है विद द हेल्प ऑफ ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ठीक है, तो इनके अंदर ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड ही नहीं होता क्योंकि यहाँ पे सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट है, ये डायरेक्टली एब्जॉर्ब हो जाते हैं इंटेस्टाइन से, जैसे कि ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज। ये एग्जांपल है कुछ मोनोसेकेराइड के। फिर अपन को क्या लिखना है? फिर मोनोसेकेराइड ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन। कार्बन एटम के हिसाब से मोनोसेकेराइड कितने में डिवाइड है? अगर 3 कार्बन का होगा तो उसे बोलेंगे ट्रायोज, जैसे कि ग्लिसरॉल्डिहाइड, ये 3 कार्बन का होता है। 4 कार्बन का टेट्रो, जैसे कि एरिथ्रो। 5 कार्बन को बोलेंगे पेंटोज, जैसे कि राइबोस। 6 कार्बन को बोलेंगे हेक्सो, जैसे कि ग्लूकोज का मॉलिक्यूल होता है। 7 कार्बन को बोलेंगे हेप्टोज, जैसे कि अपना सीडोहेप्टुलोज होता है। तो अलग अलग कार्बोहाइड्रेट होता है ऑन द बेस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम। ये सारे मोनोसेकेराइड है, सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट है, फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं होंगे। फिर फंक्शनल ग्रुप के आधार पर कार्बोहाइड्रेट होते हैं या तो एल्डिहाइड होंगे, कीटोन होंगे, जैसे कि ग्लूकोज में क्या प्रेजेंट होता है? एल्डिहाइड। फ्रक्टोज में क्या प्रेजेंट होता है? अपना कीटोन ग्रुप। फिर अपन आते हैं प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज इनकी कुछ खास पढ़ने लायक नहीं है, मैंने तब भी लिख दिया है, अगर आपको पढ़ना हो तो आप पढ़ सकते हो। नाउ वी आर डीलिंग इन द डाइसेकेराइड। नाउ वी आर डीलिंग विद द डाइसेकेराइड। सो अपन अब डाइसेकेराइड पढ़ने वाले हैं। अब डाइसेकेराइड का यहां पे मतलब क्या है? डाइसेकेराइड मतलब जब दो मोनोसेकेराइड आपस में जुड़े हैं तो वो डाइसेकेराइड बनता है। दो मोनोसेकेराइड आपस में कैसे जुड़ते हैं? विद द हेल्प ऑफ ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कैसे बनती है वो भी मैं आपको बताऊंगा। सो डाइसेकेराइड क्या है? कार्बोहाइड्रेट है विच ऑन हाइड्रोलाइसिस एग्जैक्टली गिव 2 मोनोसेकेराइड। डाइसेकेराइड ऐसे कार्बोहाइड्रेट होते हैं जब उसको अपन पानी से तोड़ेंगे तो वो 2 अलग अलग मोनोसेकेराइड आपको दे देगा। ठीक है, लिंक किससे होते हैं? दोनों मोनोसेकेराइड आपस में ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से लिंक होते हैं। ये डाइटरी कार्बोहाइड्रेट है, ये स्पेसिफिक एंजाइम इनको तोड़ता है। अब इनके एग्जांपल पे अपन आते हैं। इनके एग्जांपल आपको याद रखना है, बेहद ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है माल्टोज। माल्टोज किससे बनता है? 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल आपस में जुड़ते हैं तो बनता है माल्टोज। लैक्टोज कैसे बनता है? जब ग्लूकोज और गैलेक्टोज जब जुड़ते हैं तो बनता है लैक्टोज। सुक्रोज कैसे बनता है? जब ग्लूकोज और फ्रक्टोज आपस में जुड़े तो बनता है सुक्रोज। एम आई क्लियर? ये आपको टेबल याद रखनी है किस तरीके से डाइसेकेराइड बनते हैं। नाउ अब अपन बात करते हैं ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज की। तो यहां पे आप देखो, अब ये जो मॉलिक्यूल है ना, ये कैसा मॉलिक्यूल है, कौन सा मॉलिक्यूल है वो आपको बताता हूं। देखो ये जो है अपने ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है। मैं आपको बताऊं 99% ग्लूकोज जो रहता है ना वो अपना साइक्लिक फॉर्म में रहता है। तो ये ग्लूकोज, ये फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप के बाद वाला जो पहला कार्बन होता है उसको अपन बोलते हैं कार्बन नंबर 1। ये कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2,
ये कार्बन नंबर 3, ये कार्बन नंबर 4, ये कार्बन नंबर 5 और ये बाहर की तरफ कार्बन नंबर 6। 6 कार्बन का है, एल्डिहाइड एक ग्रुप लगा हुआ है, तो ये अपना ग्लूकोज है। ठीक है, अब ग्लूकोज के पहले कार्बन को देखो, अगर ग्लूकोज में पहले कार्बन में अगर OH ग्रुप नीचे की तरफ हो तो इसे अपन बोलेंगे अल्फा डी ग्लूकोज, इसे बोलेंगे अल्फा डी ग्लूकोज। अगर पहले कार्बन में OH ग्रुप ऊपर की तरफ हो तो उसे बोलेंगे बीटा। तो आप क्या बोलेंगे, बेटा तू हमेशा रहता है ऊपर, मेरा बेटा मेरे ऊपर रहता है, बेटा ऊपर है। तो क्या बोलोगे, बीटा मतलब बीटा कब बोलेंगे, जब OH हो ऊपर, बीटा ऊपर। और तो ज्यादा आजकल बनते ना अल्फा मेल, लड़की देखते से ही पहले कौन पिघलेगा, अल्फा। तो अल्फा कहां होता है, नीचे। अगर OH ग्रुप नीचे हो तो उसे अपन बोलेंगे अल्फा। अब आपको करना क्या है, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कैसे बनाना है, बस पानी निकाल देना। एक मूवी आई थी ना अक्षय कुमार की, बॉस, वो क्या बोलता, हमें क्या करना था, हमें तो बस पानी निकालना है। तो आपको अगर ग्लाइकोसाइड बॉन्ड बनाना तो आपको क्या करना है साहब, पानी निकालना है, बस पानी निकालने की देरी है। अब ये पहला कार्बन है भाई, पहले कार्बन का OH आप ले लो और दूसरे ग्लूकोज का 4th कार्बन का आप क्या ले लो, OH ले लो। अब आप इनमें से निकाल दो पानी, H2O निकाल दो, इसका H ले लो, इसका H ले लो और इसका ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल ले लो, आप निकाल दो पानी। जैसे ही आप पानी निकालेंगे यहां पे देखो एक बॉन्ड बन जाएगा, इसको अपन बोलेंगे ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ये आप देख रहे हो यहां पे एक बॉन्ड बन गया, इसको बोलेंगे ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। पानी निकालने के बाद एक बॉन्ड बन जाता है। अब इस बॉन्ड को अपन क्या बोलते हैं, इसकी नंबरिंग भी होती है, पहले कार्बन पे तो उसे बोलेंगे 1, दूसरी तरफ से चौथे पे जुड़ा हुआ है। और पहला कार्बन अपना कैसा था, इसमें OH ग्रुप नीचे की तरफ था, इसलिए अपन ने इसको बोला अल्फा। तो इसको क्या बोलेंगे, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। तो आपको याद रखना है माल्टोज में क्या प्रेजेंट होता है, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज प्रेजेंट होती है। ठीक है, एम आई क्लियर। इस तरीके से यूनिवर्सिटी एग्जाम में ये लिखना है। नाउ अब अपन आ जाते हैं अपना दूसरे पे। ठीक है, अपन ने माल्टोज देख लिया, अब देखते हैं लैक्टोज कैसे बनता है। ग्लूकोज और गैलेक्टोज के मिलने के कारण बन रहा है लैक्टोज। लैक्टोज कैसे बनता है, आपको लैक्टोज बनाना सिखाते हैं। अब आप लैक्टोज बनना देखिए साहब। अब एक गैलेक्टोज का मॉलिक्यूल है और एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है। ठीक है, अब यहां पे आपको पहला कार्बन देखना है। पहला कार्बन एटम कहां है, ऊपर। ऊपर कौन है, ऊपर तो है मेरा बेटा। मैंने बोला था ना ऊपर तो मेरा बेटा है, मतलब ये क्या है, पहला कार्बन है बीटा, पहला कार्बन है बीटा। फिर ये क्या है 4th कार्बन, तो ये क्या हुआ, बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज हुई। ये देखो इन दोनों में से पानी निकाल देंगे ना अपन, फिर तो इसका स्ट्रक्चर बनेगा अपना। ये देखो पानी निकालने के बाद, ये पानी निकालने के बाद ऐसी अपनी बॉन्डिंग बन रही है। इसे अपन बोल देते हैं बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। तो याद रखना लैक्टोज में बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होती है। अब एक बार और अपन देखते हैं अपना सुक्रोज में। सुक्रोज बनता है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज को मिला के। अब सुक्रोज की अलग बहुत खास बात है। सुक्रोज की खास बात क्या है, यहाँ पे आप देखो ये पहला कार्बन एटम है, पहला कार्बन एटम कैसा है, नीचे की तरफ है, तो उसको बोलेंगे अपन अल्फा। अब यहाँ पे आप देखो फ्रक्टोज का जो अपना रिंग फॉर्म होता है ना, वो अलग प्रकार का होता है। इसमें पहला कार्बन एटम बाहर है, फिर दूसरा कार्बन एटम अंदर है, फिर तीसरा कार्बन एटम, फिर ये चौथा, फिर ये 5वां और ये 6th कार्बन एटम। तो ग्लूकोज का क्या है, रिंग फॉर्म अलग है। ग्लूकोज की रिंग फॉर्म बहुत ज्यादा अलग होती है अपने ग्लूकोज के कंपेयर में। दैट इज वाई अपन क्या करते हैं, अपन ग्लूकोज का पहला कार्बन लेते हैं जो कि कैसा था अल्फा, और अपन फ्रक्टोज का दूसरा कार्बन लेते हैं। फ्रक्टोज का दूसरा कार्बन कैसा है, ऊपर की तरफ है, बीटा बना रहा है ना, तो दूसरा कार्बन है बीटा। इन दोनों के बीच में से अपन पानी निकाल देते हैं, तो अपना क्या बनेगा, अपना पहला कार्बन कैसा था अल्फा, तो अल्फा 1, दूसरा कार्बन कैसा है बीटा, 2 बीटा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। अपना सुक्रोज में कैसी ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होती है, अल्फा 1 2 बीटा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होती है। किसमें, सुक्रोज में। सुक्रोज ग्लूकोज फ्रक्टोज से मिलकर बनता है, तो ये सुक्रोज की अपनी ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज हो गई, अल्फा 1 बीटा 2 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। तो आपको ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड भी याद होने चाहिए, किसका कैसा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है। देन हियर वी गो, नाउ अपन आ जाते हैं डाइसैकेराइड पे। डाइसैकेराइड भी फर्दर और ग्लासिफाई होता है। अपन अभी क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, इस क्लासिफिकेशन में भी अब अपन क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं। डाइसैकेराइड फर्दर और अपना टूटता है। किसमें टूटेगा, डाइसैकेराइड अपना टूटेगा या तो रिड्यूसिंग शुगर में या फिर नॉन रिड्यूसिंग शुगर में। मैं आपको बताऊं, जितनी भी शुगर होती है मैक्सिमम शुगर, सिर्फ सुक्रोज को छोड़ दो तो सारी अपनी होती है रिड्यूसिंग शुगर। रिड्यूसिंग शुगर का मतलब क्या होता है, इनके अंदर फ्री एल्डिहाइड या फ्री कीटोन का ग्रुप प्रेजेंट होता है। जैसे कि माल्टोज की ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज ऐसी होती है कि इसके अंदर फ्री एल्डिहाइड या फ्री कीटोन बच जाता है, तो माल्टोज में,
लैक्टोज में, आइसोमाल्टोज में फ्री एल्डिहाइड या फ्री कीटोन ग्रुप बन जाता है। इनको बोलते हैं रिड्यूसिंग शुगर। रिड्यूसिंग शुगर मतलब जिसमें फ्री एल्डिहाइड या फ्री कीटोन ग्रुप हो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बनाने के बाद। अब सुक्रोज के अंदर अपन ने ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कुछ इस प्रकार से बनाई थी कि अपन ने दोनों फंक्शनल ग्रुप यूज कर लिए थे, ठीक है। अपन ने एल्डिहाइड भी यूज कर लिया था, कीटोन भी यूज कर लिया था। तो इसमें एब्सेंस है फ्री एल्डिहाइड और कीटोन बॉडी की। तो सुक्रोज एक एग्जांपल है नॉन रिड्यूसिंग शुगर का, ठीक है। ट्रीहेलोज एक एग्जांपल अपना होता है नॉन रिड्यूसिंग शुगर का। मेन अपने लिए एग्जांपल है सुक्रोज का। तो डाइसैकेराइड जो है फर्दर और अपना डिवाइड होता है रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर में। एम आई क्लियर? बड़ी ही विचित्र बच्चों वाली बात मैं आपसे कह रहा हूं। सर डेफिनेशन कैसे लिखेंगे सर? ये बहुत जरूरी आपने बात कही है। डेफिनेशन कैसे लिखना है रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग शुगर की? तो रिड्यूसिंग डाइसैकेराइड क्या है? दिस कंटेन फ्री एनोमेरिक कार्बन। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये एनोमेरिक कार्बन क्या होता है। देखो अब जब अपन एक रिंग फॉर्म बनाते हैं ना किसी भी कार्बोहाइड्रेट का, तो रिंग फॉर्म के अंदर जो अपना कार्बन एटम जिससे एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप जुड़ा है उसको अपन बोल देते हैं एनोमेरिक कार्बन। एम आई क्लियर? सो एनोमेरिक कार्बन क्या है? वो कार्बन जो रिंग फॉर्म में फंक्शनल ग्रुप के साथ जुड़ा है, तो उसे अपन बोलेंगे एनोमेरिक कार्बन। अब रिड्यूसिंग शुगर के अंदर क्या होता है? फ्री एनोमेरिक कार्बन होता है, मतलब एल्डिहाइड और कीटोन जो है फ्री होते हैं, रिड्यूस नहीं होते। लेकिन नॉन रिड्यूसिंग के अंदर एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप जो है फ्री नहीं होते, वो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनाने में यूज हो जाते हैं दोनों ग्रुप्स के। तो बोथ एनोमेरिक कार्बन जो है इन्वॉल्व हो जाते हैं ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज में। माल्टोज, आइसोमाल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज, ये सारे इसके एग्जांपल है अपने डाइसैकेराइड के। एम आई क्लियर? इतना आपको आया समझ में? तो इस तरीके से आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में लिखना है। नाउ डाइसैकेराइड के बाद वी आर टॉकिंग अबाउट ओलिगोसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड मतलब ओलिगोसैकेराइड, अब डाइसैकेराइड हटा दिया अपन ने, तो ओलिगोसैकेराइड मतलब 3 कार्बन से 10 मोनोसैकेराइड तक। अगर 3 मोनोसैकेराइड आपस में जुड़े, देखो ऐसे मोनोसैकेराइड, ये देखो 2 मोनोसैकेराइड आपस में जुड़े तो उसे क्या बोलेंगे? डाइसैकेराइड। अब 3 मोनोसैकेराइड आपस में क्या जुड़े हैं तो उसे बोलेंगे ओलिगोसैकेराइड। अगर 10 तक मोनोसैकेराइड आपस में जुड़े हो तो उसे अपन बोल देते हैं ओलिगोसैकेराइड। एम आई क्लियर? ओलिगोसैकेराइड जो है ये एनर्जी का सोर्स नहीं है, ये सिर्फ सेल के कम्युनिकेशन के अंदर हेल्प करते हैं। जैसे कि अपन ग्लाइकोप्रोटीन जो रहते हैं वो एक सेल के बाहर प्रेजेंट होता है सेल मेम्ब्रेन में, वो दूसरे सेल के साथ ऐसे कम्युनिकेट करता है। जैसे कि हाँ भाई कैसे हो, मैं तो ठीक हूं मेरे सेल नेबर, आपस में बातचीत के लिए, सेल कम्युनिकेशन के लिए, हेल्प के लिए। रिकॉग्नाइज मॉलिक्यूल एक सेल रिसेप्टर बनाने के लिए हेल्प होते हैं। जैसे कि 3 मोनोसैकेराइड से ट्राइसैकेराइड, 3 मोनोसैकेराइड से जुड़ के अपना बनता है रेफिनोज, 4 मोनोसैकेराइड से जुड़ के बनता है स्टैचियोज। एम आई क्लियर? विद एग्जांपल बता रहा हूं। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट पॉलीसैकेराइड। आपको इसी तरीके से यूनिवर्सिटी एग्जाम में लिखना है, सबको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करना है। पॉलीसैकेराइड मतलब ये हाई मॉलिक्यूलर वेट, पहली बात तो इनका मॉलिक्यूलर वेट थोड़ा हाई होगा, मॉलिक्यूलर वेट जो है हाई होता है। पॉलीसैकेराइड मतलब अगर 10 से ज्यादा मोनोसैकेराइड आपस में जुड़े हैं तो अपन बोल देते हैं पॉलीसैकेराइड। तो पॉलीसैकेराइड वो हाई मॉलिक्यूलर कार्बोहाइड्रेट है जो हाइड्रोलाइसिस में 10 से ज्यादा मोनोसैकेराइड देते हैं। ये मैक्रोमोलिक्यूल है, स्टोरेज और स्ट्रक्चरल रोल काम करते हैं। लेकिन पॉलीसैकेराइड स्वीट नहीं होते, मीठे नहीं होते मेरी जान, मीठे नहीं लगते खाने में, तो ये मीठे नहीं है। फिर पॉलीसैकेराइड फर्दर और अपने अलग अलग पार्ट में अपना डिवाइड है। देखो आप, अब पॉलीसैकेराइड कुछ ऐसा पॉलीसैकेराइड होते हैं जो स्टोर करने के लिए काम आते हैं। जैसे कि स्टार्च, प्लांट के अंदर क्या होता है, स्टार्च जो रहता है वो प्लांट स्टोर करके रखता है ताकि अगर प्लांट को न्यूट्रिशन ना मिले तो वो स्टार्च से ग्लूकोज बना ले। ग्लूकोज 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 ग्लूकोज, जब बहुत सारे ग्लूकोज जुड़ जाते हैं ना आपस में तब जाके बनता है स्टार्च। ग्लाइकोजन भी जब बहुत सारे ग्लूकोज 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 आपस में जुड़ जाते हैं ना तब जाके बनता है ग्लाइकोजन। फिर अपने आते हैं स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड पे। कुछ पॉलीसैकेराइड क्या होते हैं, सेल मेम्ब्रेन बनाते हैं, जैसे कि सेलुलोज, ये प्लांट सेल वॉल बनाएगा। इनसाइड के अंदर अपन दूसरा पॉलीसैकेराइड जो रहता है तो अपने सेल वॉल बनाता है, तो सेल वॉल में है। तो ये पूरा एक एंड में अगर अपन समरी देखें, सो एट द एंड दिस इज ऑल अबाउट, ये पूरा अपन ने पढ़ लिया है यहाँ पे क्लासिफिकेशन। एट द एंड समरी अगर अपन देखें तो मोनोसैकेराइड मतलब जिसमें 1 शुगर हो, डाइसैकेराइड मतलब जिसमें 2 मोनोसैकेराइड से बनाओ 2 शुगर हो, ओलिगोसैकेराइड मतलब जिसमें 3 से 10 तक शुगर हो, पॉलीसैकेराइड मतलब जिसमें 10 से ज्यादा मोनोसैकेराइड लगे हो उसे पॉलीसैकेराइड बोलेंगे। तो अगर आप एंड में इस तरीके की एक टेबल बना के जाते हो ना यूनिवर्सिटी एग्जाम में, इसको बोला जाता है समरी टेबल। अगर आप इस तरीके की समरी टेबल बना के आएंगे ना तो एग्जामिनर आपको ज्यादा मार्क्स देगा, क्योंकि एग्जामिनर को क्या लगता है, नहीं यार
मेरी जान, इसने तो पढ़ाई करी है, दबा के पढ़ाई करी है, तो एंड में समरी भी आपको देनी पड़ती है। तो ऐसे लिख के आओ कि एग्जामिनर भी बोले झुकेगा नहीं साला अपन अब एग्जाम में तगड़े मार्क्स देगा। सो दिस इज ऑल अबाउट कार्बोहाइड्रेट एंड क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। नाउ वी आर डीलिंग इन द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। अब अपन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज देखेंगे। इस पे यूनिवर्सिटी पे आपको कोई क्वेश्चन लिखने के लिए नहीं आएगा। एक्चुअली में यूनिवर्सिटी में नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है वो लिखने के लिए आता है आइसोमेरिज्म, कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन आइसोमेरिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट में कितने प्रकार के आइसोमेरिज्म होते हैं उसके ऊपर शॉर्ट नोट आता है। न्यूटा रोटेशन, उसके ऊपर शॉर्ट नोट आता है। एपीमर, एनाइजोमर, इनके ऊपर शॉर्ट नोट यूनिवर्सिटी एग्जाम में लिखने के लिए आते हैं। वो सारे शॉर्ट नोट समझने के लिए अपन को एक ग्लूकोज का स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा कि यार ग्लूकोज का स्ट्रक्चर होता है तो होता कैसे। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर देखना है। चलो यहाँ पे आप देखो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे लगेंगे कंसेप्ट। देखो ग्लूकोज के दो स्ट्रक्चर होते हैं, एक तो ग्लूकोज का होता है रिंग स्ट्रक्चर और एक होता है ग्लूकोज का ऐसा लीनियर स्ट्रक्चर। 99% ग्लूकोज जो है ऐसे रिंग स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है। अब ग्लूकोज को नंबरिंग कैसे करते हैं, कार्बन की फंक्शनल ग्रुप जहां पे लगा हो ना वहां से नंबरिंग स्टार्ट होती है। तो पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, ये चौथा कार्बन, ये पांचवा कार्बन और ये सिक्स्थ कार्बन। एम आई क्लियर? इस तरीके से कार्बन के नंबरिंग से अपन डिसाइड करते हैं। अब सर ये डी ग्लूकोज और ये एल ग्लूकोज क्या होता है, इसी को अपन बोल देते हैं आइसोमर। आइसोमर्स का मतलब क्या होता है, देखो केमिकल फॉर्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चर में एक थोड़ा सा भी चेंज के कारण दोनों अलग अलग दिखने लगे, उसको बोलते हैं आइसोमर। स्ट्रक्चर में एक छोटे से चेंज होने के कारण भी इनकी प्रॉपर्टी डिफरेंट हो जाती है, इसे कहा जाता है आइसोमर। जैसे कि आप यहां पे देखिए एल और डी ग्लूकोज में अंतर क्या है। ये जो अपना फिफ्थ कार्बन होता है ना, अगर उसमें OH राइट साइड में हो तो उसे बोलेंगे डी ग्लूकोज। इसको तुम ऐसे याद रखो, एल LDR, LDR होते हैं, या आप DR याद रखो, डॉक्टर बन रहे हैं ना अपन तो DR याद रख लो। डी ग्लूकोज जब बोलेंगे जब राइट साइड में अपना हो OH, और अगर लेफ्ट साइड में अगर फिफ्थ कार्बन में OH हो तो उसे अपन बोलेंगे एल ग्लूकोज। तो ये क्या हो गया, एक प्रकार का आइसोमर हो गया, इसको बोलेंगे डी और एल आइसोमर। नाउ रिंग फॉर्म आप देखो, ग्लूकोज के रिंग फॉर्म कैसे होते हैं। मोस्ट स्टेबल रिंग फॉर्म होता है इसके 5 कार्बन का रिंग फॉर्म। ये पहला कार्बन फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा है, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, ये चौथा कार्बन, ये पांचवा कार्बन। 5 कार्बन के रिंग जो है स्टेबल फॉर्म होते हैं। सबसे ऊपर लगा है सिक्स्थ कार्बन। ये 5 कार्बन का एक अपना स्ट्रक्चर हो गया ग्लूकोज। अगर इसमें OH नीचे हो, नीचे कौन है, अल्फा, अल्फा सबसे पहले पिक लेंगे तो उसको बोलेंगे अल्फा ग्लूकोज। अगर ऊपर हो, बेटा ऊपर, तो इसे अपन बोलेंगे बीटा ग्लूकोज। एम आई क्लियर? कितने आसानी से मैंने आपको पढ़ाया था। तो ये स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये आपको याद होना चाहिए। तो इसी के ऊपर पूरी थ्योरी लिखी हुई है, एल ग्लूकोज क्या है, डी ग्लूकोज क्या है। फिर अपन आते हैं रिंग फॉर्म में, मैंने अपने लिए रिंग फॉर्म। अपन देखते हैं ग्लूकोज के रिंग फॉर्म। तो ग्लूकोज के 2 प्रकार के रिंग फॉर्म होते हैं। पहले नीचे वाला अपन देखते हैं, इस स्ट्रक्चर को अपन बोलते हैं ग्लूकोज पाइरोनोस। ग्लूकोज पाइरोनोस मतलब अगर 5 कार्बन एटम से अगर रिंग बनी है तो उसे बोलेंगे ग्लूको पाइरोनोस। ग्लूकोज जो है 5 कार्बन वाले रिंग में ज्यादा स्टेबल होता है। और एक ग्लूकोज का एक और स्ट्रक्चर होता है जिसमें ग्लूकोज के अंदर 4 रिंग के कारण, 4 कार्बन एटम के कारण रिंग बन रही है। तो पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन, सिक्स्थ कार्बन। देखो रिंग किससे बन रही है, 1 2 3 4 कार्बन एटम, जिसे अपन बोलेंगे ग्लूकोफाइरोनोस। ग्लूकोफाइरोनोस के अंदर ग्लूकोज स्टेबल नहीं रहता। ये स्ट्रक्चर फ्रक्टोज के अंदर बहुत स्टेबल रहता है। तो फ्रक्टोज मेनली आपको ग्लूकोफाइरोनोस वाले स्ट्रक्चर में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अपने रिंग फॉर्म भी 2 प्रकार के हो जाते हैं। ठीक है, 99% ग्लूकोज जो है रिंग फॉर्म में रहना पसंद करता है। पानी के अंदर जैसे आप ग्लूकोज को डालोगे, ग्लूकोज जो है रिंग फॉर्म के अंदर आ जाएगा। तो ये रिंग फॉर्म हो गया, एक्वस सॉल्यूशन के अंदर रहता है। जैसे कि मैंने आपको बोला ग्लूकोपाइरोनोस ज्यादा स्टेबल है। अब आपके लिए इतनी देर से मैंने मेहनत करी है तो अब आप एक क्विक एमसीक्यू सॉल्व करो। पूरी थ्योरी में मैंने एमसीक्यू लगा रखे। अगर बीटा ग्रुप कब बोलेंगे, जब OH कैसा हो, डाउनवर्ड हो, अपवर्ड हो, कब बोलेंगे। तो क्या होता है, बेटा ऊपर, बीटा अगर अपवर्ड हो तो आंसर क्या हुआ बी। बीटा ग्लूकोज कब बोलेंगे, जब OH अपना ऊपर हो। मैंने आपके ना ये एमसीक्यू मैंने ऐसे डाले ताकि आप अपने थ्योरी पढ़ते हुए कंसेप्ट चेक कर पाओ कि यार जो मैं थ्योरी पढ़ रहा हूं मेरे को समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। ये भी बहुत जरूरी चीज होती है कि थ्योरी पढ़ते हो अपन को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा चीजें। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट आइसोमेरिज्म इन कार्बोहाइड्रेट। सर ये क्यों पढ़ रहे हैं बेटा, ये शॉर्ट नोट में आता है। राइट द शॉर्ट नोट ऑन आइसोमेरिज्म इन कार्बोहाइड्रेट। इस प्रकार से एक शॉर्ट नोट पूछा जाता है
इसलिए अपन ये टॉपिक पढ़ रहे हैं। एम आई क्लियर? अब सर ये आइसोमेरिज्म का मतलब क्या होता है, अब इस पे शॉर्ट नोट कैसे लिखना है वो मैं पूरा आपको समझाऊंगा। पहले आप आइसोमेरिज्म का मतलब क्या होता है वो आप समझिए। तो उसको बेस्ट एग्जांपल है ये। अब आप यहाँ पे केमिकल फॉर्मूला, ये ग्लूकोज है, इसके बगल में फ्रक्टोज है। आप इसका केमिकल फॉर्मूला देखिए। ग्लूकोज का केमिकल फॉर्मूला क्या है? 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है, 6 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल हैं। ये ग्लूकोज का क्या है? केमिकल फॉर्मूला है। और फ्रक्टोज का केमिकल फॉर्मूला आप देखो। फ्रक्टोज का केमिकल फॉर्मूला क्या है? सेम, 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है और 6 ग्लूकोज है। तो अगर आप केमिकल फॉर्मूला देखो तो ग्लूकोज का भी सेम है, फ्रक्टोज का भी सेम है, लेकिन अंतर क्या है? अपना ग्लूकोज में अल्डिहाइड प्रेजेंट है फंक्शनल ग्रुप में फर्स्ट कार्बन पे, और फ्रक्टोज में सेकंड कार्बन में फंक्शनल ग्रुप क्या प्रेजेंट है? कीटो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। तो ये फंक्शनल ग्रुप है। तो ये क्या है? दिस इज नोन एज आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म का मतलब क्या होता है कि अपना केमिकल फॉर्मूला तो सेम है लेकिन स्ट्रक्चर में डिफरेंस है। स्ट्रक्चर में या तो एक कार्बन में डिफरेंस होगा या पूरा फंक्शनल ग्रुप ही चेंज होगा। इसको अपन बोलते हैं आइसोमेरिज्म। मतलब तुम्हें समझो जुड़वा भाई, दो जुड़वे भाई की कहानी सुना रहा हूं। एक जुड़वा भाई था, उसको चोर ने पाला, एक जुड़वे भाई को पुलिस वाले ने पाला। तो दूसरा जो पुलिस वाला था वो आगे जाके खुद पुलिस वाला बना, अच्छा आदमी बना। चोर क्या बना? चोरी चकारी ब्लेड मार के बढ़िया पॉकेट मारना है, पॉकेट मार बन गया दूसरा वाला। सेम। अब दोनों है क्या? दोनों तो एक दूसरे के जुड़वा भाई है, तो इनकी क्वालिटी सेम होनी चाहिए थी ना। दोनों को तो ईमानदार होना था, लेकिन दोनों ईमानदार नहीं है। एक पुलिस वाला और एक पॉकेट मार है। ऐसा क्यों हुआ साहब? आइसोमेरिज्म। मतलब कि अगर थोड़ा भी स्ट्रक्चर में चेंज हो जाएगा, अगर एक कार्बन एटम का OH भी इधर उधर हो गया तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टी अलग हो जाती है। इनको एंजाइम डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम अलग हो जाते हैं, सब कुछ अलग हो जाता है। इसको बोलते हैं आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म मतलब दिखते सेम सेम है, सेम सेम बट डिफरेंट। सेम सेम दिखते हैं बट ये डिफरेंट है, स्ट्रक्चर में डिफरेंट है या फिर कॉन्फ़िगरेशन में डिफरेंट है, तो इससे बोलेंगे अपन आइसोमेरिज्म। अब कितने प्रकार के आइसोमेरिज्म होते हैं, कैसे आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम में लिखना है वो पूरा मैं आपको बताऊंगा, डरिए नहीं। तो पहले अपन आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि साहब आइसोमेरिज्म क्या होता है। तो देखो, कंपाउंड विच हैव सेम मॉलिक्यूलर, देखो ऐसे कंपाउंड जिसका सेम मॉलिक्यूलर मतलब केमिकल फॉर्मूला सेम होता है, बट वो डिफरेंट होते हैं किसमें? या तो स्ट्रक्चर के अरेंजमेंट में, या तो स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट अलग है, OH ऊपर नीचे है, या फिर इनका कॉन्फ़िगरेशन अलग है, अपना फंक्शनल ग्रुप ही अलग है। तो ऐसे कंपाउंड को अपन बोलेंगे आइसोमेरिज्म। यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन से कितनी बार OH का भी मतलब होता है कि OH या तो राइट साइड में या लेफ्ट साइड में। सो ध्यान दो, कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला तो सेम है, जैसे ग्लूकोज फ्रक्टोज, लेकिन वो किसमें अलग थे? अपने कॉन्फ़िगरेशन में अलग थे। एक में एल्डिहाइड था, एक में कीटोन बॉडी था। ये क्या हुआ? एक दूसरे का आइसोमेरिज्म हुआ, जुड़वा भाई हुए। आइसोमेरिज्म में आइसो का मतलब होता है इक्वल, मेरिज्म का मतलब होता है पार्ट, मतलब कि इनके इक्वल पार्ट्स हैं, इसको आइसोमेरिज्म कहा जाता है। तो ये डेफिनेशन हो गई, ये ग्रीक वर्ड है आइसोमेरिज्म। अब आइसोमेरिज्म का इंपॉर्टेंस क्या है? स्मॉल डिफरेंस इन स्ट्रक्चर कैन लीड टू लार्ज डिफरेंस इन बायोकेमिकल फंक्शन। मतलब कि अगर छोटा भी चेंज हो जाए, अगर एक चुन्नू बराबर भी स्ट्रक्चर में चेंज हो जाए तो बहुत ही बड़ा इनका फंक्शन ही अलग हो जाते हैं। एंजाइम स्पेसिफिक होते हैं, हर एंजाइम अलग प्रकार के आइसोमेरिज्म वाले कंपाउंड के साथ स्पेसिफिक होता है। इनके मेटाबॉलिक पाथवे भी डिफरेंट होते हैं। तो आइसोमेरिज्म भले ही जुड़वा भाई है, लेकिन इनके एंजाइम डिफरेंट होंगे, इनका मेटाबॉलिज्म डिफरेंट होगा, इनके फंक्शनल कैपेबिलिटी भी अलग अलग होंगी। अब कितने प्रकार के, इतना आपने यूनिवर्सिटी एग्जाम में डेफिनेशन लिखा, इतना सब कुछ लिखा, फिर आपको लिखना है आइसोमेरिज्म। कितने प्रकार के आइसोमेरिज्म होते हैं वो आपको लिखना है। सो आइसोमेरिज्म जो होते हैं टोटल अपने 5 प्रकार के होते हैं। फिर इन पांचों की आपको डेफिनेशन लिखनी है, पांचों का एक्सप्लेन करना है थोड़ा थोड़ा, दैट्स इट। इस प्रकार से यूनिवर्सिटी एग्जाम में लिखना है। जैसे कि एक आइसोमेरिज्म होता है कीटोज अल्डोज आइसोमेरिज्म। ये कीटोज अल्डोज आइसोमेरिज्म क्या होता है? ये अभी मैंने आपको पढ़ाया, जैसे कि ग्लूकोज में एल्डिहाइड प्रेजेंट है, फ्रक्टोज में कीटो ग्रुप प्रेजेंट है। तो एक आइसोमेरिज्म क्या हुआ? कीटो अल्डो आइसोमेरिज्म। दूसरा आइसोमेरिज्म होता है DNL आइसोमेरिज्म। जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर OH राइट साइड में है तो D ग्लूकोज, OH अगर लेफ्ट साइड में है तो L ग्लूकोज। ये भी क्या है? ये भी एक प्रकार का आइसोमेरिज्म है। ग्लूकोज का सिर्फ 5th कार्बन ही तो अपोजिट जा रहा है। फिर अपना पड़ता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का मतलब क्या होता है? देखो, ऑप्टिकल से यहां से ना लाइट आ गई है। अब ये जो आइसोमेरिज्म रहते हैं ना, अब ये जो कंपाउंड है, ये जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज में इतनी पावर है कि वो एक लाइट को बेंड कर सकता है, रिफ्लेक्ट कर सकता है। अब जैसे कि जो D ग्लूकोज है, अगर उसके ऊपर अपन लाइट डालेंगे ना
तो डी ग्लूकोज वाला क्या करेगा, लाइट को राइट साइड में बेंड कर देगा। वही अगर अपन एल ग्लूकोज पे अगर अपन लाइट डालेंगे तो लाइट को लेफ्ट साइड में बेंड कर देगा। तो इसको अपन बोल देते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, कि ऑप्टिकली ये प्लेन लाइट को कैसे पोलराइज कर रहे हैं, मतलब प्लेन लाइट को कहां पे घुमा रहे हैं, तो उसको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बोलते हैं। फिर आता है एपीमर्स। एपीमर्स पे और एनाइसोमर्स पे अलग से शॉर्ट नोट पूछा जाता है, तो उनको और डिटेल में अपन पढ़ेंगे। एपीमर्स का मतलब क्या होता है, अगर एक फंक्शनल ग्रुप में चेंज हो जाए तो उसे एपीमर्स बोलते हैं। मैं आपको एपीमर दिखाई देता हूं, अब मैं आपको एपीमर एक्सप्लेन करता हूं। चलिए, एपीमर जो है थोड़ा नीचे की तरफ दिया हुआ है, ये अपना वो एपीमर्स, ये आप देख रहे हो। अब यहां पे आप देखो गैलेक्टोज और ग्लूकोज। गैलेक्टोज और ग्लूकोज क्या है, दोनों सेम है मेरे भाई। इसमें भी एल्डिहाइड है, इसमें भी एल्डिहाइड है। गैलेक्टोज में भी एल्डिहाइड है, ग्लूकोज में भी एल्डिहाइड है। फिर सर इनमें डिफरेंस क्या है, इनमें डिफरेंस है फोर्थ कार्बन पे। ग्लूकोज में क्या होता है, फोर्थ कार्बन जो है राइट साइड में रहता है, लेकिन लैक्टोज में फोर्थ कार्बन जो है वो लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता है। इसको अपन बोल देते हैं एपीमर्स। एपीमर्स मतलब अगर एक कार्बन का भी OH इधर उधर हो गया तो वो एपीमर्स कहलाते हैं। तो गैलेक्टोज और ग्लूकोज जो है एक दूसरे के एपीमर्स हैं। इसको एक और एग्जांपल से आपको समझाता हूं। अपन अब ग्लूकोज और मैनोज ले लो। ये ग्लूकोज और मैनोज भी देखो बिल्कुल सेम है, ग्लूकोज भी सेम है, इसमें भी एल्डिहाइड है, इसमें भी एल्डिहाइड है, लेकिन इसमें अंतर क्या है, सेकंड कार्बन जो है वो राइट साइड में है, मैनोज के अंदर सेकंड कार्बन में OH जो है वो लेफ्ट साइड में है। तो ग्लूकोज मैनोज एक दूसरे के क्या हुए, एपीमर्स हुए। एपीमर्स मतलब अगर एक कार्बन का OH भी इधर उधर हो गया तो वो कहलाते हैं एपीमर। ठीक है साहब, ये भी हमें आ गया सर समझ में, एपीमर मतलब सर जितना हम सोच रहे थे उतना मुश्किल है नहीं बेटा, पढ़ा तो मैं बड़े अच्छे से रहा हूं। और ऐसे ही पूरी फर्स्ट ईयर में यूनिवर्सिटी की, देखो लोग बोलते हैं पीजी निकालना, पीजी निकालना, पीजी निकालना। अरे मेरी जान, पीजी निकालने से पहले तू यूनिवर्सिटी तो पास कर दा। तो यूनिवर्सिटी में पास करवाने का ठेका मेरा रहता है, क्योंकि मैं इस तरीके से नोट्स देता हूं, इस तरीके से पढ़ाता हूं यूनिवर्सिटी में क्या लिखना है, कैसे लिखना है, शॉर्ट कैसे लिखना है, लॉन्ग कैसे लिखना है। एक बड़े भाई की या एक बड़े सीनियर की एक भूमिका में अदा कर देता हूं, आईएमपी टॉपिक को टिक करवा देता हूं, पढ़ा भी देता हूं। सो पीजी से पहले यूनिवर्सिटी निकालने का काम मेरा है, और पूरा फर्स्ट ईयर से फाइनल ईयर तक पूरा मैं पढ़ाता हूं। और अब की बार देखो थोड़ा दाढ़ी वाड़ी भी काट ली है मैंने, तो थोड़ा लुक भी चेंज कर लिया थोड़ा सा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो, अब अपन आते हैं एनाइसोमर्स का मतलब क्या होता है। देखो एनाइसोमर मतलब वही अल्फा और बीटा। अब जैसे ही अपन ग्लूकोज को पानी में डालेंगे तो ग्लूकोज क्या करेगा, अपना साइक्लिक पैटर्न के अंदर चेंज हो जाएगा। ग्लूकोज जो है ऐसे साइकिल में बन जाएगा। जैसे ही अपन पानी में डालेंगे तो क्या होगा, ग्लूकोज जो है वो अपना ऐसे साइक्लिक फॉर्म में चेंज हो जाएगा। अब ये साइक्लिक फॉर्म दो प्रकार के हो सकते हैं, या तो OH होगा नीचे, OH नीचे तो अल्फा, OH अगर ऊपर तो उसे बोलेंगे अपन बीटा, इसे अपन बोल देते हैं एनाइसोमर। तो 5 प्रकार के आइसोमेरिज्म होते हैं, पांचों के पांचों आइसोमेरिज्म मैंने आपको बड़े आराम से समझा दिए हैं। अब इनको डिटेल में देखना बस अपन को बचा है। ये होता है आइसोमेरिज्म, बस इतना ही कंसेप्ट होता है आइसोमेरिज्म का। वो बच्चे टॉपिक छोड़ के जाते हैं, पता नहीं क्यों छोड़ के जाते हैं, उनको पता ही नहीं होता लिखना कैसा है यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में। तो यूनिवर्सिटी एग्जाम में लिखना जो है एक कला है, और मैं हूं कलाकार। आपको इस कला का बादशाह बनाने के लिए मैं यहाँ पे आया हूं। बादशाह, ओ बादशाह, जी हाँ बादशाह बन जाएंगे आप। तो बादशाह भाई सफेद कपड़ा ओ, पहले आपको लिखना है डेफिनेशन, फिर आपको लिखना है आइसोमेरिज्म का इंपॉर्टेंस वगैरह आप लिखते हो ना, तो एक कीवर्ड होते हैं, ऐसे वर्ड जो एग्जामिनर को चाहिए रहते हैं, वो देख के ज्यादा मार्क्स देता है। फिर आपको लिखना है टाइप, कितने प्रकार के होंगे, कीटोज, अल्डोज, डी, एल, ऑप्टिकल, एपीमर, एनाइसोमर, इतने प्रकार के आइसोमेरिज्म होंगे। फिर एक एक करके सबको एक्सप्लेन करना है। तो मैं आपको डेफिनेशन पढ़ा देता हूं। कीटोज एल्डिहाइड आइसोमेरिज्म का मतलब क्या होता है, कीटोएल्डिहाइड isomerism refer to type of isomerism in which two sugar have same chemical formula। केमिकल फॉर्मूला सेम है जैसे ग्लूकोज फ्रक्टोज का, बट वो डिफरेंट किसमें कर रहे हैं, टाइप में और पोजीशन में, फंक्शनल ग्रुप में। उसको अपन बोलते हैं एल्डोज कीटोज आइसोमेरिज्म। जैसे कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज, जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया था, ग्लूकोज में एल्डिहाइड है, फ्रक्टोज में सेकेंड कार्बन एटम में कीटो ग्रुप लगा है। फिर डी और एल ग्लूकोज, डी और एल ग्लूकोज के अंदर क्या होता है, ग्लूकोज के 5th कार्बन को अगर राइट साइड में है, डॉक्टर बन रहा है तो उसे बोलेंगे, अगर राइट साइड में OH है 5th कार्बन में तो ये हो जाएगा डी ग्लूकोज, लेफ्ट साइड में है अगर OH तो उसे बोलेंगे एल ग्लूकोज। तो ये डी और एल अपना क्या हो गया, डी और एल आइसोमेरिज्म हो गए। तो डी एल आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन क्या है, डी और एल आइसोमेरिज्म इज बेस्ड ऑन arrangement of hydrogen and hydroxyl group on a specific asymmetrical carbon atom।
मतलब कि अगर हाइड्रोजन एटम और OH कैसे अरेंज है, राइट में कि लेफ्ट में, एक ही एसिमेट्रिकल है, एसिमेट्रिकल कार्बन एटम पे। एसिमेट्रिकल कार्बन एटम मतलब ये देखो, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो है एकदम सेम सेम है इसके, बट फर्क कितना है, सिर्फ इसके इस कार्बन एटम में ही फर्क है। देख रहे हैं आप, यहां पे ये OH जो है इधर आ गया राइट साइड में, यहां पे OH आ गया लेफ्ट साइड में। तो यहां पे एक ही एसिमेट्रिकल अपन को कार्बन देखना है, जो कि होता है 5। देन अपन आते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है, लाइट को बेंड करने की प्रॉपर्टी। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इज द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म शो बाय कंपाउंड हैव द एबिलिटी टू रोटेट प्लेन पोलराइज लाइट। मतलब प्लेन पोलराइज लाइट को, लाइट की रे अगर ऐसी आ रही है तो उसको बेंड करने की प्रॉपर्टी है उसको, तो उसे अपन बोलेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। जो भी कंपाउंड लाइट रे को ऐसे बेंड कर पाता है उसको अपन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड बोलते हैं। ठीक है, अब ऑप्टिकली एक्टिव अराइज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एसिमेट्रिकल कार्बन एटम। अब ये ऑप्टिकली कार्बन एटम, अब ये ऐसा क्यों होता है, लाइट रे को बेंड क्यों कर पा रहे हैं, क्योंकि एसिमेट्रिकल कार्बन एटम है, कभी OH ऊपर है तो कभी OH नीचे। मल्टीपल अगर एसिमेट्रिकल कार्बन एटम होते हैं तो ऑटोमेटिकली कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव हो जाता है। ठीक है, एक तरीके देखा जाए मिरर इमेज बना लेते हैं। जैसे कि आप ये देखो, अगर डी ग्लूकोज जो रहता है ना, वो लाइट को राइट साइड में बेंड कर देता है, एल ग्लूकोज जो रहता है वो लाइट को लेफ्ट साइड में बेंड कर देता है सोल्यूशन में। तो ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में मैंने आपको बताया। नाउ वी आर टॉक अबाउट द एपिमर्स। अब यहाँ पे क्या हुआ बेटा, हेडिंग गलत लिख दी है मेरे राइटर ने, प्रिंटिंग मिस्टेक बोल रहे हो उसको आप, टाइपर मिस्टेक। यहां पे बड़ी बड़ी हेडिंग आनी थी एपिमर्स पे। एपिमर्स पे अलग से शॉर्ट नोट भी लिखने के लिए आ जाता है, तो डरिएगा नहीं, घबराइएगा नहीं, एपिमर्स अपन पढ़ रहे हैं अब। सो एपिमर्स क्या है, एक प्रकार का आइसोमेरिज्म है जिसके अंदर एक कार्बन एटम में OH या तो राइट में चला जाएगा, लेफ्ट साइड में चला जाएगा। मतलब कि OH के अरेंजमेंट के कारण अपन को एपिमर्स देखने को मिलते हैं। ये अपन ने अभी पढ़ा था कुछ देर पहले। तो डेफिनेशन क्या है, एपिमर्स क्या है, इज ए टाइप ऑफ स्टीरियो आइसोमेरिज्म। जाहिर सी बात है आइसोमेरिज्म का ही टाइप है। तो एपिमर क्या है, ये टाइप है अपना स्टीरियो आइसोमेरिज्म का, सीन इन कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट में दिखता है, इन विच टू मोनोसेकेराइड, दो मोनोसेकेराइड जो है एक दूसरे से अलग है इन द अरेंजमेंट ऑफ एटम अराउंड ओनली इन वन एसिमेट्रिकल कार्बन एटम। मतलब कि एक कार्बन एटम जो है उसके अंदर OH ऊपर अगल बगल में हो गया तो अपन को एपिमर देखने को मिल गए। सच कंपाउंड का अपन बोलते हैं एपिमर। ठीक है, अब इसका पूरा एक्सप्लेनेशन दिया है और मैंने भी आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन करा है, जैसे कि आप यहां पे देखें गैलेक्टोज भाई में क्या हो रहा है, फोर्थ कार्बन पे OH जो है लेफ्ट साइड में, ग्लूकोज में फोर्थ कार्बन में जो है OH किस तरफ है, राइट साइड में। तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज क्या हुए, एक दूसरे के हुए एपिमर, एक दूसरे के एपिमर्स हुए ना वो। वहीं ग्लूकोज और मैनोज एक दूसरे के एपिमर्स हैं, क्योंकि ग्लूकोज के सेकेंड कार्बन में राइट साइड में OH है, मैनोज के सेकेंड कार्बन का OH जो है वो लेफ्ट साइड में। तो एक दूसरे के क्या हुआ है, ये एक दूसरे के हुए एपिमर। ठीक है, तो आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम में इसको कैसे लिख के आना है, अगर ये शॉर्ट नोट में आता है तो पहले आपको डेफिनेशन लिखनी है। जितना ज्यादा आप पॉइंट्स में, हेडिंग में, डेफिनेशन में डाल के लिखेंगे उतने ज्यादा अच्छे मार्क्स आपको मिलने की संभावना हो जाएंगी। ठीक है, तो पहले डेफिनेशन डालना है एपिमर्स की, फिर एक्सप्लेनेशन लिखना है एपिमर्स क्या होता है, फिर आपको ये स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। भैया स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे तो नंबर नहीं मिलेंगे। एग्जामिनर को क्या देखना है, एग्जामिनर को यही देखना है कि आपने रटा तो नहीं है, आपको नॉलेज सही में समझ में आई है कि नहीं आई है। तो इसलिए आपको डेफिनेशन लिखनी है, फिर आपको ग्लूकोज गैलेक्टोज का डिफरेंस, ग्लूकोज मैनोज का डिफरेंस लिखना है, वो सारा आइसोमेरिज्म एक्सप्लेन करना है। जो मैंने आपको बोला वो यहाँ पे लिखा हुआ है। अब बच्चों जैसे एक एक लाइन पढ़ेंगे तो जमाना बीत जाएगा, कार्बोहाइड्रेट भी नहीं खत्म होना ना, इसका मेटाबॉलिज्म का भी खत्म होना है, जमाना और बीत जाएगा अपना। ठीक है, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट आवर नेक्स्ट थिंग व्हिच इज नोन एज एनोमेरिज्म। एनोमेरिज्म क्या होता है, अलग से शॉर्ट नोट में आता है। अब देखो यहां पे पहले समझो एनोमेरिज्म हो क्यों रहा है। अब एक्वस, जैसे ही अपन किसी भी मोनोसेकेराइड को एक्वस सॉल्यूशन में पानी में डालते हैं तो मोनोसेकेराइड अपना लीनियर पैटर्न खो के साइक्लिक पैटर्न के अंदर चला जाता है। और साइक्लिक पैटर्न जो है दो प्रकार के होते हैं, या तो अल्फा होगा या बीटा होगा। इसी अल्फा बीटा को अपन बोल देते हैं एनाइसोमर। तो एनाइसोमर्स क्या है, ये टाइप है स्टीरियो आइसोमेरिज्म का, इन विच टू साइक्लिक फॉर्म जो है जिनका सेम मोनोसेकेराइड के दो साइक्लिक फॉर्म डिफरेंट होते हैं ईच अदर में, किसमें, कॉन्फ़िगरेशन में, अपने एनोमेरिक कार्बन पे। मतलब कि जहां पे अपना कीटोन या एल्डिहाइड ग्रुप लगा है
उस ग्रुप के कार्बन पे अगर कॉन्फ़िगरेशन जो है OH का ऊपर या नीचे है तो उसे अपन बोलेंगे एनोमर्स। एनोमर्स किस पे दिखते हैं? सेम कंपाउंड, जैसे ग्लूकोज ग्लूकोज में, फ्रक्टोज फ्रक्टोज में, सेम कंपाउंड के साइक्लिक फॉर्म में एनोमर्स अपन को देखने पड़ते हैं। फिर ये पूरा मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है किस तरीके से होता है और ये स्ट्रक्चर मैंने बनाया है, तो आपको भी यूनिवर्सिटी एग्जाम में लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। और याद रखिएगा अल्फा और बीटा एनोमर्स जो होते हैं वो दोनों डिफरेंट होते हैं केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी में। याद रखना इनके फिजिकल प्रॉपर्टी भी डिफरेंट है, केमिकल प्रॉपर्टी भी डिफरेंट है, बिल्कुल अलग अलग होते हैं। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट अनदर नेक्स्ट थिंग विच इज नोन एज म्यूटा रोटेशन। म्यूटा रोटेशन पे अलग ही शॉर्ट नोट आता है, राइट? शॉर्ट नोट म्यूटा रोटेशन। देखो मेरी ना झूठ बोलने की आदत नहीं है, मैंने मेरे यूनिवर्सिटी एग्जाम में म्यूटा रोटेशन नहीं पढ़ा था और ये मेरे प्री यूनिवर्सिटी एग्जाम में आ गया था कि म्यूटा रोटेशन क्या होता है। बहुत ही सिंपलेस्ट चीज है। देख म्यूटा रोटेशन, इसमें रोटेशन हो रहा है कहीं ना कहीं, आप ये बात करो, ये एक तरीके का ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का ही पार्ट है। अब यहाँ पे होता क्या है वो आपको बता रहा हूं। अब यहाँ पे होता क्या है ना, जैसे ही अपन एक ग्लूकोज को पानी के अंदर डालते हैं, जैसे अपन एक ग्लूकोज को पानी के अंदर डालते हैं तो ग्लूकोज का ये जो लीनियर पैटर्न है वो सिर्फ 1% बचता है पानी में, बाकी पूरा का पूरा वो चेंज हो जाता है या तो अल्फा ग्लूकोज में या फिर बीटा ग्लूकोज में। मतलब क्या होता है, जैसे अपन ग्लूकोज को पानी में डालते हैं ग्लूकोज साइक्लिक फॉर्म में बन जाता है। ये साइक्लिक फॉर्म या तो अल्फा होगा या तो साइक्लिक फॉर्म बीटा होगा, तो बार बार ना चेंज होता रहता है। कभी सोल्यूशन अल्फा ग्लूकोज का बन जाएगा, कभी सोल्यूशन बीटा ग्लूकोज का बन जाएगा, कभी मिक्सचर बन जाएगा अल्फा बीटा दोनों का। अब इसके कारण हो क्या रहा है, अपनी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म चेंज हो रहा है। कैसे साहब? अब अल्फा ग्लूकोज जो रहता है वो लाइट को राइट साइड में बैंड करता है, बीटा वाला लेफ्ट साइड में बैंड कर रहा है। अब कभी सोल्यूशन का ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म राइट का हो गया, कभी लेफ्ट का हो गया, तो ये इसी को बोलते हैं म्यूटा रोटेशन। जब आप किसी एक्वस सोल्यूशन में ग्लूकोज को डालते हो तो ग्लूकोज अपना लीनियर पैटर्न से साइक्लिक पैटर्न में चेंज हो जाता है, और ये जो साइक्लिक पैटर्न है वो खुद भी आपस में बार बार चेंज हो रहा है। कभी अल्फा बन रहा है तो कभी बीटा बन रहा है, कभी बीटा तो कभी अल्फा, कभी बीटा तो अल्फा, कभी अल्फा बीटा बन जाएगा तो बीटा अल्फा बन जाएगा, आपस में चेंज होते रहते हैं। सर ये कब तक चेंज होते हैं? ये जब तक चेंज होते हैं जब तक यहाँ पे इक्विलिब्रियम ना आ जाए। इक्विलिब्रियम मतलब सोल्यूशन अपना स्टेबल ना हो जाए। सोल्यूशन स्टेबल कब होता है? जब मात्र 1% अपना हो लीनियर ग्लूकोज डी पैटर्न में, 36% अपना हो अल्फा ग्लूकोज और 63% हो अपना बीटा ग्लूकोज। अगर ऐसा हो जाता है तो उसको अपन बोल देते हैं अपना क्या, इसको अपन बोल देते हैं पूरा का पूरा इक्विलिब्रियम की स्टेट, जब तक ये चेंज होते रहते हैं, तो इसको बोलते हैं म्यूटा रोटेशन। समझे आप? मैंने बड़े ही प्यार से आपको समझाया है। अब इतने ही प्यार से डेफिनेशन भी समझ ली तो लाइव हो जाएगी जिंगल वाला, क्योंकि अपन को लाइव जिंगल वाला ही चाहिए, लाइव बढ़िया चाहिए अपन को। डेफिनेशन देखिए आप जनाब, यहाँ ध्यान दीजिए, पढ़ाई लिखाई में ध्यान दीजिए। तो म्यूटा रोटेशन क्या है? म्यूटा रोटेशन इज डिफाइंड एज चेंज इन स्पेसिफिक ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ सोल्यूशन ऑफ शुगर। मतलब चेंज क्या हो रहा है? स्पेसिफिक ऑप्टिकल रोटेशन, मतलब कि एक सोल्यूशन का ऑप्टिकल रोटेशन बार बार चेंज हो रहा है। ऑप्टिकल रोटेशन चेंज क्यों हो रहा है? तो क्योंकि कभी सोल्यूशन अल्फा में चेंज हो रहा है, कभी सोल्यूशन बीटा ग्लूकोज में चेंज हो रहा है, अल्फा बीटा में आपस में बार बार इंटरचेंज होते हैं, तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी चेंज हो रहा है। तो डेफिनेशन आप समझ नहीं पाते इसलिए मैं पढ़ा रहा हूं। म्यूटा रोटेशन क्या है? ये चेंज है स्पेसिफिक ऑप्टिक रोटेशन का इन ए सोल्यूशन ऑफ शुगर कॉज्ड बाय ऑप्टिक अपना ऑप्टिक रोटेशन चेंज क्यों हो रहा है बार बार? क्योंकि बार बार इंटर कन्वर्जन हो रहा है अल्फा और बीटा एनोमर्स में। कभी अल्फा बीटा बन रहा है तो बीटा अल्फा बन रहा है, तो इन एनोमर के चेंज होने के कारण अपना ऑप्टिक रोटेशन जो है चेंज हो रहा है ऑफ शुगर। कब तक ये होगा? जब तक इक्विलिब्रियम की स्टेट ना आ जाए। अगर सिंपल वर्ड्स में बोले, इट इज द ग्रेजुअल चेंज इन ऑप्टिकल रोटेशन। सिंपल वर्ड में बोले तो ऑप्टिकल रोटेशन में चेंज होना जब तक अपना सॉल्यूशन रीच ना कर जाए इक्विलिब्रियम में। अब इसका मैकेनिज्म क्या है साहब? इसका मैकेनिज्म क्या है? जब अपन व्हेन अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज या फिर बीटा डी ग्लूकोपाइरानोज अपन डिसॉल्व कर दे पानी में, तो ये एक दूसरे में कंटिन्यूअसली इंटर कन्वर्ट होते हैं। कभी अल्फा बीटा बनेगा तो बीटा अल्फा बनेगा, ये बार बार इंटर कन्वर्ट होते हैं। ये कब तक इंटर कन्वर्जन चलता रहता है? जब तक एक पूरा इक्विलिब्रियम की स्टेट ना आ जाए। तो डेफिनेशन लिखना है, मैकेनिज्म लिखना है, ये वाला एक डायग्राम बनाना पड़ेगा ताकि समझ में आए। अब स्पेसिफिक ऑप्टिक रोटेशन भी लिखना पड़ेगा। अब अल्फा ग्लूकोज जो रहता है वो कितना बैंड कर सकता है लाइट को? +112 डिग्री। बीटा ग्लूकोज कितना बैंड कर सकता है लाइट को? +18 डिग्री।
तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। व्हेन प्योर अल्फा और बीटा डिसॉल्व करें अपन पानी में, ऑप्टिक रोटेशन जो है ग्रेजुअली चेंज हो जाता है। इनिशियल में स्टेबल कब होगा, जब ऑप्टिक रेडिएशन अपना बन जाएगा प्लस 52.7 डिग्री का, ठीक है। इक्विलिब्रियम कब आ जाता है, जब 1/3 अल्फा हो और 2/3 बीटा हो, तब ऑप्टिक रेडिएशन अपना बन जाता है। ये एमसीक्यू भी दिया है, अल्फा और बीटा कन्वर्जन होने को क्या बोलेंगे, जब अल्फा और बीटा बार बार कन्वर्ट होते हैं इसको बोलते हैं म्यूटा रोटेशन। इसका आंसर है ए। एम आई क्लियर? सो बेटा ये बहुत बड़ी चीज अपन ने यहाँ पे पढ़ ली है। अभी अपन ने पढ़ा है पूरा आइसोमेरिज्म, मैंने आपको एक्सप्लेन करा, जिसमें एपिमर, एनाइसोमर्स एंड म्यूटा रोटेशन मैंने सॉल्व करके बताया है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट अवर अनदर टॉपिक विच इज ए पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड में दो क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट राइट ए शॉर्ट नोट ऑन होमोपॉलीसेकेराइड, होमोपॉलीसेकेराइड पे शॉर्ट नोट लिखो, या फिर राइट ए शॉर्ट नोट ऑन हेट्रोपॉलीसेकेराइड। हेट्रोपॉलीसेकेराइड पे शॉर्ट नोट के आने के चांसेस ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू होमोपॉलीसेकेराइड। हेट्रोपॉलीसेकेराइड ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले अपन पूरा देखेंगे पॉलीसेकेराइड क्या है, फिर अपन जानेंगे हेट्रोपॉलीसेकेराइड क्या है, होमोपॉलीसेकेराइड क्या है, इनके एग्जांपल्स क्या है। तो अब पॉलीसेकेराइड क्या होता है, तो इसकी डेफिनेशन ऑलरेडी मैं आपको बता चुका था। जब एक से ज्यादा अपने मोनोसेकेराइड आपस में जुड़ते हैं, करीबन 10 से ज्यादा अगर मोनोसेकेराइड आपस में जुड़ेंगे तो उसे अपन बोलते हैं पॉलीसेकेराइड। एम आई क्लियर? अब पॉलीसेकेराइड दो प्रकार के होते हैं, एक होता है होमोपॉलीसेकेराइड जिसमें एक जैसे लोग जुड़ेंगे, जैसे ग्लूकोज 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 एक जैसे जुड़ा, उसे बोलेंगे होमोपॉलीसेकेराइड। एक होता है हेट्रोपॉलीसेकेराइड, जब ग्लूकोज और यूरोनिक एसिड मतलब दो अलग अलग मोनोसेकेराइड जुड़े तो उसे अपन बोल देते हैं हेट्रोपॉलीसेकेराइड। एम आई क्लियर? पॉलीसेकेराइड को अपन ग्लाइकेंस भी कहते हैं। पॉलीसेकेराइड बहुत ही बड़ा मॉलिक्यूल होता है। तो पॉलीसेकेराइड क्या है, एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, मतलब एक से ज्यादा मोनोसेकेराइड से बना है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। किससे बनता है, 10 या 10 से ज्यादा जब मोनोसेकेराइड के यूनिट आपस में जुड़ती हैं तब अपना बनता है पॉलीसेकेराइड। अब यहाँ पे या तो अपन मोनोसेकेराइड जोड़ेंगे या मोनोसेकेराइड के डेरिवेटिव जोड़ेंगे, मतलब कि अमीनो शुगर। अमीनो शुगर मतलब यहाँ पे शुगर के साथ, ग्लूकोज के साथ मान लो अमीनो एसिड जुड़ जाए, अमीनो एसिड जुड़ जाए तो उसको बोलेंगे अमीनो शुगर। अमीनो शुगर बोलेंगे। अमीनो शुगर मतलब ये एक तरीके का डेरिवेटिव तो हुआ, ये ग्लूकोज का ही तो डेरिवेटिव है, बस ग्लूकोज के साथ क्या जुड़ गया, अमीनो शुगर, तो उसको बोलेंगे अमीनो शुगर। मतलब शुगर के साथ अगर अमीनो एसिड जुड़ जाए, ग्लाइकोसाइडिक लिंक, जैसे कि अमीनो शुगर आपस में जुड़ती जा रही है, ऐसी 10 अमीनो शुगर जुड़ गए। अमीनो शुगर को मैं फॉर एग्जाम्पल अमीनो शुगर है GA। अब अमीनो शुगर जुड़ते जा रहे हैं, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है, देखो दो अमीनो शुगर आपस में कैसे जुड़ रहे हैं, एक दूसरे से ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से जुड़ रहे हैं, तो उसे अपन क्या बोलेंगे, इसे अपन पॉलीसेकेराइड बोलेंगे। बस यहाँ पे फर्क क्या हुआ, मोनोसेकेराइड नहीं है, मोनोसेकेराइड का डेरिवेटिव जुड़ा हुआ है आपस। सो बिकॉज ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल साइज होने के कारण पॉलीसेकेराइड जो है कोलोइडल होते नेचर में, मतलब कि एक गुच्छेदार स्ट्रक्चर ये होता है, घुमावदार गुच्छेदार, लीनियर पैटर्न में नहीं होता है। इसको अपन ग्लाइकेंस भी बोलते हैं। अब पॉलीसेकेराइड का आप एग्जांपल देखो, पॉलीसेकेराइड का ये अपन होमोपॉलीसेकेराइड का एग्जांपल देख रहे हैं। ये आप एग्जांपल देखो, जैसे कि सेलुलोज। सेलुलोज क्या है, ये एक तरीके का पॉलीसेकेराइड है। किससे बनता है, ग्लूकोज से बनता है। कौन सा ग्लूकोज, बीटा ग्लूकोज से बनता है। ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होती है, कोई भी ब्रांच नहीं होती इसमें, प्लांट में पाया जाता है सेलुलोज। फिर स्टार्च जो रहता है ना, ये भी एक प्रकार का होमोपॉलीसेकेराइड है। स्टार्च दो चीजों से मिलकर बनता है, एक होता है अमाइलोज जो है अल्फा ग्लूकोज से बनता है, ऐसा लीनियर पैटर्न है, हेलिकल फॉर्म में रहता है। देखो ऐसे अल्फा ग्लूकोज जुड़ते जाएंगे एक दूसरे से, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज क्या होगी, 1,4 अल्फा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होगी। फिर अमाइलोपेक्टिन क्या है, अमाइलोपेक्टिन में क्या होता है, ऐसा लीनियर पैटर्न भी होता है, साथ में ऐसी ब्रांच भी जुड़े रहते हैं। ब्रांच किससे जुड़ते हैं, ब्रांच वो जुड़ते हैं अपने ब्रांच में जो रहता है ना, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कौन सी रहती है, 1,6 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज रहती है। ये भी एक अल्फा ग्लूकोज से बनता है, ये प्लांट में पाया जाता है स्टार्च। फिर ग्लाइकोजन जो है वो ह्यूमंस में पाया जाता है, अपन में एनिमल्स में पाया जाता है, अल्फा ग्लूकोज से ही बनते हैं। इसमें भी सेम एक लीनियर पैटर्न होगा और एक ब्रांच पैटर्न होगा। लीनियर में ग्लूकोज आपस में कैसे जुड़ेंगे, 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से, ब्रांच में कैसे जुड़ेंगे, 1,6 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से जुड़ेंगे ब्रांच में, फिर वही 1,4 से आपस में जुड़ते जाएंगे। तो ये ग्लाइकोजन है। सारे होमोपॉलीसेकेराइड के एग्जांपल मैंने आपको दिए हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, सबसे पहले पॉलीसेकेराइड के कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है। पॉलीसेकेराइड के कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, हाई मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट बहुत ही हाई होता है, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से जुड़े हुए रहते हैं, इनसोल्यूबल होते हैं या फिर स्लाइटली सोल्यूबल होते हैं पानी में ज्यादा सोल्यूबल नहीं होते, मीठे नहीं लगते मेरी जान, मीठे नहीं होते, टेस्ट में मीठे नहीं होते,
डू नॉट शो रिड्यूसिंग पावर, रिड्यूसिंग पावर इनके अंदर नहीं होती, सिर्फ डेक्स्ट्रिन को छोड़ के जो पार्शियली हाइड्रोलाइज हो जाता है, बाकी रिड्यूसिंग पावर ये शो नहीं करते। फिर जो है पॉलीसेकेराइड भी दो प्रकार के होते हैं, पॉलीसेकेराइड दो प्रकार के होते हैं, या तो पॉलीसेकेराइड होंगे होमोपॉलीसेकेराइड एक जैसे, या फिर वो होंगे हेटेरोपॉलीसेकेराइड अलग अलग मोनोसेकेराइड से जुड़ के बने होंगे। होमोपॉलीसेकेराइड भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है स्टोरेज, स्टोरेज जैसे कि प्लांट के अंदर अपन ग्लूकोज को स्टोर करके रखते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, एनिमल के अंदर अपन ग्लूकोज को स्टोर करके रखते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड भी दो प्रकार के होते हैं, प्लांट के अंदर किसका बनता है पॉलीसेकेराइड, सेलुलोज का, एनिमल के अंदर बनता है शिंटिन का। फिर हेटेरोपॉलीसेकेराइड पर जाओ, हेटेरोपॉलीसेकेराइड जो है अलग अलग होते हैं, बहुत सारे प्रकार के हेटेरोपॉलीसेकेराइड होते हैं, जैसे कि हेपरिन हुआ, क्वाड्रेटिन सल्फेट हुआ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हुआ, अपना क्रेटिन सल्फेट हुआ, ये सारे एग्जांपल अपने हेटेरोपॉलीसेकेराइड के। एम आई क्लियर? तो ये मैंने आपको सब समझाया। नाउ अब आपको पॉलीसेकेराइड का एक बेसिक दिमाग में आ गया होगा कि नहीं यार पॉलीसेकेराइड क्या होते हैं। अब अपन बात करते हैं मुद्दे की। देखो मुद्दे की बात करना मैं बहुत पसंद करता हूं भैया। मुद्दे की बात ये है, यूनिवर्सिटी में कैसे आएगा, यूनिवर्सिटी में आएगा डायरेक्टली ऐसे, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन होमोपॉलीसेकेराइड, कि बेटा होमोपॉलीसेकेराइड पे जो है एक शॉर्ट नोट लिख दे मेरी जान, ऐसे क्वेश्चन आएगा आपको। मेनली हेटेरोपॉलीसेकेराइड ज्यादा आता है। इसमें आप क्या करेंगे, पहले आप होमोपॉलीसेकेराइड की डेफिनेशन लिखेंगे, फिर इसका एग्जांपल क्या है होमोपॉलीसेकेराइड का, स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन, तो आप थोड़ा थोड़ा इनका स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करेंगे, दैट्स इट। तो होमोपॉलीसेकेराइड क्या है, आर कंपोनेंट ऑफ रिपीटेड यूनिट ऑफ सिंगल मोनोसेकेराइड। अगर सिंगल मोनोसेकेराइड के ही बार बार रिपीट होने से अगर कोई बन रहा है तो वो होमोपॉलीसेकेराइड होता है। जैसे कि ग्लूकोज 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 आपस में जुड़ता जा रहा है, ग्लूकोज ग्लूकोज, तो इसे क्या अपन बोलेंगे, इसे अपन बोलेंगे होमोपॉलीसेकेराइड। स्टार्च जो है इसका मोस्ट प्यारा एग्जांपल है होमोपॉलीसेकेराइड का, ग्लूकोज 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 आपस में जुड़ते जा रहे हैं। लीनियर पैटर्न में जुड़ेंगे तो इसे अपन बोलेंगे अमाइलोज, लीनियर पैटर्न में जुड़ेंगे। लिंकेज क्या है, अल्फा 1,4 लिंकेज है। वहीं अगर अपन देखें इसकी ब्रांच अगर बन गई, ब्रांच में ये अल्फा 1,6 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज दिखाते हैं ब्रांच में, फिर वही अल्फा 1,4 हो जाते हैं। अगर आपको लीनियर पैटर्न भी दिख रहा है साथ में ब्रांच भी दिख रही है तो इसको अपन बोलेंगे अमाइलोपेक्टिन। तो स्टार्च जो है दो प्रकार के स्ट्रक्चर में रहता है, अमाइलोज के स्ट्रक्चर में रहता है। अमाइलोज मतलब लीनियर पैटर्न, अमाइलोपेक्टिन मतलब ब्रांच पैटर्न। ब्रांच में मल्टीपल ब्रांच होती है। अमाइलोज लीनियर पैटर्न ऐसा हेलिकल होता है और अमाइलोपेक्टिन तो ब्रांच है, तो ये पूरा ब्रांच कोलोइडल स्ट्रक्चर में रहता है। तो एग्जांपल क्या है होमोपॉलीसेकेराइड के, स्टार्च, डेक्सिन, ग्लाइकोजन। स्टार्च, स्टार्च ह्यूमन में नहीं होता, प्लांट में होता है। स्टार्च क्या है, ये एक स्टोरेज कंपाउंड है, ग्लूकोज को स्टोर करता है प्लांट के अंदर। स्टार्च कहां का होता है, पोटैटो में स्टार्च, सीरियल में स्टार्च है, ग्रेन में स्टार्च है, सीड्स में स्टार्च है, मैनी फ्रूट्स में स्टार्च है। अपन अब स्टार्च अपने बॉडी के अंदर गया, अपन ने पॉलीसेकेराइड को तोड़ लिया डाइसेकेराइड में, डाइसेकेराइड को तोड़ लिया मोनोसेकेराइड में, मोनोसेकेराइड अपन ने एब्जॉर्ब कर लिए और ग्लूकोज अपनी बॉडी को मिल गया फिर, और अपन ने बना ली एटीपी। तो ये एनर्जी रिजर्व की तरह काम करते हैं। कंपोजिशन, स्टार्च कैसे बनता है, अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन दो तरीके से अपना स्टार्च बनता है। अब अमाइलोज क्या होता है, अमाइलोज के अंदर अपन लीनियर पैटर्न होता है डी ग्लूकोज का, डी ग्लूकोज आपस में जुड़ते हैं अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से। अमाइलोपेक्टिन में अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से लीनियर पैटर्न बनता है। ब्रांच में पहला ब्रांच का जो एटम होता है वो अल्फा 1,6 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से बनता है। मैं आपको स्ट्रक्चर भी दिखाता हूं तो आपको और समझ में आएगा। ये आप देखो, अगर ग्लूकोज 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 आपस में जुड़ते जा रहे हैं, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड क्या है, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है, तो ये है अपना अमाइलोज। ये आप देखो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज जुड़ती जा रही है। इसमें अगर ब्रांच हो जाए तो ये ब्रांच पैटर्न है। ये आप देखो, ये लीनियर पैटर्न है, ये लीनियर है। लीनियर में ग्रीन कलर से जो दिखा रहे हैं वो अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है। और ये देखो, ये एक ब्रांच, ये दूसरी ब्रांच, ये तीसरी ब्रांच। और हमेशा ब्रांच में क्या होता है, ब्रांच में अपना अल्फा 1,6 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होती है, उसके बाद वही अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होती है। तो ये अमाइलोपेक्टिन है। आप समझे इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, बड़ा ही आसान है मेरे भाई। नाउ वी टॉक अबाउट द ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन ह्यूमन बीइंग में रहता है, ग्लाइकोजन स्टार्च की तरह ही होता है, पर फर्क कितना है, ग्लाइकोजन ह्यूमंस में स्टोर होता है, एनिमल्स में अपने लिवर में और स्केलेटल मसल में। ये अमाइलोपेक्टिन की तरह होता है, इनका एक लीनियर पैटर्न होता है और ऐसे ब्रांच पैटर्न भी होती है। सेम होता है, लीनियर पैटर्न में अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, ब्रांच पैटर्न में लिंकेज क्या है, अल्फा 1,6 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होती है। एम आई क्लियर और नॉट, कम ऑन एवरीबॉडी, क्लियर होगा। बड़े प्यार से बोला है, इतने प्यार से तो मेरी गर्लफ्रेंड से बात नहीं करता, इतने प्यार से
मैं तुम लोगों को पढ़ाता हूँ। फिर बात आती सर आपकी गर्लफ्रेंड है, तो होनी भी तो चाहिए पहले प्यार से बात करने के लिए। क्या क्या बात कर रहे हैं? हंसते चरणों मतलब ये नहीं होता है कि अंदर से खुश है, एक मीम है। चलो कोई बात नहीं, अपन तो देखो पढ़ाने लिखाने में खुश हैं, अपन की तो इसी में खुशी है मेरे भाइयों। तो ग्लाइकोजन की बात करते हैं। ग्लाइकोजन क्या है? ये एक मेजर स्टोरेज है कार्बोहाइड्रेट का। कार्बोहाइड्रेट को मतलब कि ग्लूकोज को स्टोर अपन, अगर देखो अगर अपनी बॉडी में ज्यादा ग्लूकोज है तो अपन उस ग्लूकोज को इस्तेमाल करके एटीपी नहीं बनाएंगे, अपन उस ग्लूकोज को स्टोर करके रख लेंगे ताकि बुरे वक्त में, जब मैं स्टारवेशन में हूं, किसी जंगल में हूं, 16 सोमवार के व्रत रख रहा हूं, तब बुरे वक्त में मेरे मसल और लिवर से ग्लाइकोजन टूट के ग्लूकोज बने। तो ये स्टोर फॉर्म होता है एनर्जी का, स्ट्रक्चर होता है सेम। नाउ वी टॉक अबाउट द सेलुलोज। सेलुलोज के ऊपर अलग से शॉर्ट नोट हो जाता है इस प्रकार से, राइट शॉर्ट नोट ऑन सेलुलोज, याद रखना। अब सेलुलोज क्या है? ये एक प्रकार का होमोपॉलीसेकेराइड है, ये प्लांट की सेल वॉल में बनता है, डी ग्लूकोज से बनता है। याद रखना ये ऐसा होता है सेलुलोज, लीनियर पैटर्न होता है, इसमें ब्रांचेस नहीं होती। ये बीटा ग्लूकोज के ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से बनता है, मतलब एक ग्लूकोज दूसरे ग्लूकोज से जुड़ेगा, ये दोनों बीटा बीटा ग्लूकोज होंगे, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज क्या होगी? अल्फा बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होगी। सो सेलुलोज क्या है? एक प्रकार का होमोपॉलीसेकेराइड है, ये चीफ स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होता है सेल, प्लांट के सेल वॉल का। ये डी ग्लूकोज से बनता है, डी ग्लूकोज में भी कौन सा? बीटा वाला। अरेंज इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग स्ट्रेट अनब्रांच चेन, लॉन्ग स्ट्रेट अनब्रांच चेंज में रहते हैं। फिर स्ट्रक्चर की बात करें, स्ट्रक्चर ऑफ सेलुलोज, सेलुलोज का स्ट्रक्चर अगर अपन देखें तो सेलुलोज जो रहता है ना वो अनब्रांच पॉलीसेकेराइड है ग्लूकोज का। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। कंपेयर विद स्टार्च, अगर सेलुलोज को स्टार्च के साथ कंपेयर करें तो डिफरेंस क्या मिलेगा? देखो सेलुलोज जो है उसमें ऐसा लीनियर पैटर्न है, स्टार्च में लीनियर भी होता है, साथ में ब्रांच चेंज भी होती है, ब्रांचेस भी लगी होती है। तो और एक और चेंज क्या है? स्टार्च कैसे बनता है? अल्फा ग्लूकोज से। सेलुलोज अपना बन रहा है बीटा ग्लूकोज से। सबसे बड़ा चेंज तो यही हो गया अल्फा और बीटा का, मेजर डिफरेंस। फिर डाइजेस्टिबिलिटी ऑफ सेलुलोज, याद रखना ह्यूमन बीइंग के अंदर एंजाइम ही नहीं होते हैं, एंजाइम ही ना है जो सेलुलोज को डाइजेस्ट कर पाए। अब जैसे कि आप भेड़ बकरी गाय ले लो, पत्ते खाती हैं, ग्रास खाती हैं, क्यों? क्योंकि पत्ते ग्रासेस में क्या है? सेलुलोज है। एनिमल्स के अंदर वो एंजाइम प्रेजेंट होता है जो सेलुलोज को डाइजेस्ट कर पाए, एनिमल में वो एंजाइम प्रेजेंट है, बट ह्यूमन बीइंग्स में प्रेजेंट नहीं होता। ह्यूमन लेक द एंजाइम सेलुलेज, सेलुलेज मतलब वो एंजाइम सेलुलोज को डाइजेस्ट करवाए, ह्यूमन बीइंग में वो होता ही नहीं है, जिसके कारण अपन कभी भी बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड को डाइजेस्ट तोड़ ही नहीं पाते, डाइजेस्ट नहीं कर पाते, इसलिए कभी भी सेलुलोज अपन डाइजेस्ट नहीं कर पाते। जो रूमिनेंट्स रहते हैं जैसे कि काउ, शिप, ये एनिमल कर पाते हैं। तो फिर सर अपन सेलुलोज खाने का मतलब क्या अगर वो डाइजेस्ट ना हो पाए? तो ये स्टूल को सॉफ्ट करते हैं, स्टूल का बल्क बनाते हैं, वाटर के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं, कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देते। डाइटरी फाइबर बहुत जरूरी होते हैं, सेलुलोज जो है वो एक प्रकार का डाइटरी फाइबर है। अब सेलुलोज का इंपॉर्टेंस यूनिवर्सिटी एग्जाम में इस तरीके से आपको लिखना है, अगर ये शॉर्ट नोट में कभी आए तो आप कैसे लिखेंगे? इस तरीके से लिखेंगे, डेफिनेशन लिखेंगे, स्ट्रक्चर लिखेंगे सेलुलोज का, कंपैरिजन लिखेंगे, डाइजेस्टिबिलिटी लिखेंगे, फिर आप लिखेंगे इंपॉर्टेंस। इंपॉर्टेंस क्या है? ये डाइजेस्ट नहीं होता इसलिए ये डाइटरी फाइबर है। डाइटरी फाइबर मतलब ऐसे कार्बोहाइड्रेट, ऐसे पॉलीसेकेराइड जो कि नॉन डाइजेस्टिबल हैं, उनको अपन बोलते हैं डाइटरी फाइबर। तो सेलुलोज क्या है? फॉर्म एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ डाइटरी फाइबर, ठीक है। फिर अपन आते हैं रोल इन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हेल्थ। अब इनका मेन रोल क्या है? इनका मेन रोल ये है, ये स्टूल का बल्क बनाते हैं। अब ना इंटेस्टाइन के अंदर जो मूवमेंट होती है ना, इंटेस्टाइन में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कराते हैं, स्टूल को सॉफ्ट कराते हैं, कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देते। प्रोटेक्टिव रोल अगेंस्ट द डिसीज, ये कार्डियोवास्कुलर डिसीज नहीं होने देते। अगर आप डाइटरी फाइबर खाते हो तो कार्डियोवास्कुलर डिसीज नहीं होता, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल लो रहता है। इसलिए मेरे भाइयों, अगर आपको अपने माता पिताओं को अच्छा हेल्दी रखना और आपको खुद को भी जवान रहना है तो 30 की उम्र के बाद चावल खाना छोड़ देना, शुगर खाना छोड़ देना, सुबह सलाद खाना भर भर के, रात को फ्रूट्स खाना मजे से। डायबिटीज नहीं होगा, मधुमेह नहीं होगा, हाइपरटेंशन, कोई बीमारी नहीं होगी, मस्त मजे से लाइफ चलोगे। तो डाइटरी फाइबर बहुत जरूरी है, डाइट में होना चाहिए। वेजिटेरियंस को बोल रहा हूं, नॉन वेजिटेरियंस जो चिकन मटन खाते हैं उनको तो प्रोटीन भी मिल रहा है, फिर उनको भी लेकिन सलाद तो खाना ही पड़ेगा डाइटरी फाइबर के लिए। कोलोन कैंसर नहीं होता। आज छोटे छोटे बच्चों को कोलोन कैंसर हो रहा है, चाउमीन पिज्जा मंचूरियन खा रहे हैं। तो डायबिटीज मलाइटस नहीं होने देता, ठीक है, बहुत सारी बीमारियां नहीं होने देता। तो डाइटरी फाइबर बहुत ही जरूरी होते हैं।
नाउ सबका कंपैरिजन टेबल मैंने दे दिया है, आप एक बार पढ़ सकते हैं कितने प्रकार के होमोपॉलीसैकेराइड होते हैं। चलो नाउ हियर वी गो, अब अपन अपने दूसरे टॉपिक पर जाते हैं। जो अपना दूसरा टॉपिक है उसे अपन बोल देते हैं हेट्रोपॉलीसैकेराइड। हेट्रोपॉलीसैकेराइड को हेट्रोग्लाइकन्स भी बोलते हैं, इसको अपन गैग भी बोलते हैं। गैग का मतलब ग्लाइकोमिनोग्लाइकन्स भी इसको अपन बोलते हैं। तो डायरेक्टली शॉर्ट नोट आता है, राइट है शॉर्ट नोट ऑन ग्लाइकोमिनोग्लाइकन्स। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, साहब ये क्या होता है, हमने तो कभी पढ़ा ही नहीं। ग्लाइकोमिनोग्लाइकन्स का मतलब यही होता है। हेट्रोपॉलीसैकेराइड के बारे में ये बोल रहा है कि हेट्रोपॉलीसैकेराइड के ऊपर एक शॉर्ट नोट आप लिख दो, ठीक है। अब पहले अपन आ जाते हैं डेफिनेशन पे कि भैया ये होता क्या है। हेट्रोपॉलीसैकेराइड का मतलब क्या होता है। देखो हेट्रोपॉलीसैकेराइड का मतलब क्या होता है, जब अपना ग्लूकोज मतलब एक प्रकार का या तो मोनोसैकेराइड या मोनोसैकेराइड का कोई डेरिवेटिव, मतलब अमीनो मोनोसैकेराइड, मतलब कि मोनोसैकेराइड के साथ अमीनो एसिड जुड़ा हो, वो जुड़े किसी दूसरे एक क्या हो गया, अब इसको ऐसे समझाता हूं। एक मान लो ग्लूकोज हो गया, ग्लूकोज में अमीनो एसिड जुड़ा है, बगल में अपन जोड़ रहे हैं यूरोनिक एसिड, फिर ग्लूकोज, फिर ग्लूको अमीनो एसिड। तो ये ग्लाइकोमिनोग्लाइकन का स्ट्रक्चर है। ग्लूकोज और यूरोनिक एसिड आपस में जुड़ते जाएंगे, ग्लूकोज और यूरोनिक एसिड। साहब ये यूरोनिक एसिड क्या होता है। यूरोनिक एसिड भी एक तरीके का अपना ग्लूकोज का ये डेरिवेटिव है। एम आई क्लियर। तो हेट्रोपॉलीसैकेराइड का मतलब क्या है, जब दो अलग अलग मोनोसैकेराइड या दो से ज्यादा अलग अलग मोनोसैकेराइड आपस में जुड़ते जाएं तो अपना बनता है हेट्रोपॉलीसैकेराइड। तो हेट्रोपॉलीसैकेराइड क्या है, वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है। किससे बनता है, इट इज कंपोज्ड ऑफ, किससे बनेगा, टू और टू से ज्यादा डिफरेंट अपने जब मोनोसैकेराइड जुड़ेंगे उसके कारण वो बनेगा। फिर हेट्रोपॉलीसैकेराइड जो रहता है ह्यूमन बीइंग में, हेट्रोपॉलीसैकेराइड कौन कौन से होते हैं, ग्लाइकोमिनोग्लाइकन्स अपन इसको कहते हैं। फिर व्हाट इज यूरोनिक एसिड। अब यूरोनिक एसिड क्या होता है इस पे अपन आते हैं। भैया ये यूरोनिक एसिड क्या है। यूरोनिक एसिड इज ए मोनोसैकेराइड डेरिवेटिव। जो अपना मोनोसैकेराइड है ना, मतलब कि ग्लूकोज से ही बनता है यूरोनिक एसिड। अपन क्या करते हैं, जो टर्मिनल प्राइमरी अल्कोहल होता है ना, उस अल्कोहल की जगह अपन लगा देते हैं एक एसिड COOH ग्रुप। मतलब कि ग्लूकोज में एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप तो प्रेजेंट ही है, उसके अलावा जो प्राइमरी अल्कोहल है उस प्राइमरी अल्कोहल की जगह अपन जोड़ देंगे COOH ग्रुप। मतलब अपन जोड़ देंगे कार्बोक्सिलिक ग्रुप, अपन जोड़ देंगे एसिड जोड़ देंगे, तो वो बन जाएगा यूरोनिक एसिड। तो यूरोनिक एसिड क्या होता है, एक प्रकार का ग्लूकोज ही होता है, बस फर्क क्या होता है, प्राइमरी अल्कोहल की जगह अपन लगा देते हैं एक कार्बोक्सिलिक एसिड। यूरोनिक एसिड भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है डी ग्लूकुरोनिक एसिड, ये ग्लूकोज से बना है, और एक होता है अपना एल्डिरोनिक एसिड, ठीक है। यूरोनिक एसिड भी दो प्रकार के होते हैं, इतना आपको समझ में आया। अब यूरोनिक एसिड की खास बात क्या है, यूरोनिक एसिड में क्या प्रेजेंट है, COOH ग्रुप, एक नेगेटिवली चार्ज ग्रुप प्रेजेंट है। नेगेटिव चार्ज होने के कारण ये पानी को ज्यादा अट्रैक्ट करता है, ये बाइंड करता है लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर को बाइंड करने में हेल्प करता है। उसके अलावा इसके स्ट्रक्चरल और फिजिकल कैपेबिलिटीज भी अलग होती हैं। फिर अपन आ जाते हैं, मतलब डिफरेंट प्रकार के यूरोनिक एसिड के डिफरेंट स्ट्रक्चर होंगे, डिफरेंट फंक्शनल प्रॉपर्टी होंगी। मेन फंक्शनल प्रॉपर्टी क्या है, यूरोनिक एसिड में एक नेगेटिव, इस तरीके से नेगेटिव चार्ज होता है। नेगेटिव चार्ज जो है पानी के साथ बाउंड होने में ज्यादा हेल्प करता है, तो एक जेल लाइक का स्ट्रक्चर बनाता है। जो अपने गैग होते हैं, ग्लाइकोमिनोग्लाइकन जो होते हैं, वो पॉलीसैकेराइड है। वो पॉलीसैकेराइड कैसे रहते हैं, बड़े ही जेली टाइप के होते हैं, क्योंकि उनमें यूरोनिक एसिड प्रेजेंट है। तो यूरोनिक एसिड के कारण नेगेटिव चार्ज होता है, तो उसमें पानी जुड़ जाता है और वो जेली लाइक का सब्सटेंस बन जाता है। नाउ अब अपन देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ग्लाइकोमिनोग्लाइकन। ग्लाइकोमिनोग्लाइकन का स्ट्रक्चर कैसे बना है वो अपन देखते हैं। चलो नाउ वी आर डीलिंग अबाउट ग्लाइकोमिनोग्लाइकन, स्ट्रक्चर ऑफ ग्लाइकोमिनोग्लाइकन्स। देखो ग्लाइकोमिनोग्लाइकन्स क्या है, लार्ज अनब्रांच हेट्रोपॉलीसैकेराइड, मतलब कि ब्रांच ये लॉन्ग होते हैं और अनब्रांच होते हैं। किससे बनते हैं, एक अमीनो शुगर से बनेगा, या तो डी ग्लूकोजामिन या फिर डी गैलेक्टोजामिन। या तो ग्लूकोज के साथ अमीनो एसिड जुड़ा रहेगा तो अपन बोलेंगे डी ग्लूकोजामिन, या फिर गैलेक्टोज के साथ अमीनो एसिड जुड़ा रहेगा तो अपन बोलेंगे डी गैलेक्टोजामिन। और उसके अंदर एक रहेगा यूरोनिक एसिड। यूरोनिक एसिड भी या तो वो डी यूरोनिक एसिड होगा या फिर आइडो यूरोनिक एसिड प्रेजेंट होगा। अब स्ट्रक्चर कैसा होता है मैं आपको बताता हूं। अपन मेनली लेते हैं ये ग्लूकोजामिन और यूरोनिक एसिड अपन लेते हैं, ग्लूकुरोनिक एसिड बोलते हैं। तो ये ग्लूकोज है जिसमें अमीनो एसिड जुड़ा है, और फिर एक जुड़ा है यूरोनिक एसिड, फिर ग्लूकोज जिसमें अमीनो एसिड जुड़ा है, फिर ये है यूरोनिक एसिड, फिर ग्लूकोज अमीनो एसिड के साथ, फिर ये जुड़ा है एक यूरोनिक एसिड।
ये पूरा स्ट्रक्चर है अपना ग्लाइकोमिनोग्लाइकेंस का। ये ग्लूकोज के साथ अमीनो एसिड जुड़ा है, तो ये क्या है, ये भी एक प्रकार का व्हाट इज दिस इज ए मोनोसेकेराइड मैन। ये क्या है, ये एक तरीके का मोनोसेकेराइड का डेरिवेटिव है, ग्लूकोज के साथ अमीनो एसिड जुड़ा है, तो ये क्या हुआ, अमीनो शुगर। यूरोनिक एसिड भी क्या होता है, ये एक प्रकार का मोनोसेकेराइड का डेरिवेटिव है, ग्लूकोज के प्राइमरी अल्कोहल की जगह कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा है, तो ये दोनों के दोनों क्या है, ये मोनोसेकेराइड के डेरिवेटिव है। और मोनोसेकेराइड ये अलग अलग है, अमीनो शुगर अलग होता है, यूरोनिक एसिड अलग होता है, तो अलग अलग मोनोसेकेराइड अगर आपस में जुड़ते जाएंगे तो वो एक बनाएगा पॉलीसेकेराइड, और ये अपने ग्लाइकोमिनोग्लाइकेन का स्ट्रक्चर होता है। समझे आप यहाँ पे, तो ये ग्लाइकोमिनोग्लाइकेन का डिफरेंस है। अब नाउ मेन चीजें आते हैं फंक्शन, इनके फंक्शन। आपने डेफिनेशन लिखा, यूरोनिक एसिड के बारे में लिखा, स्ट्रक्चर आपने लिखा, उसके बाद अपन आते हैं इसके फंक्शन पे। इसके फंक्शन क्या है, फंक्शन से पहले कुछ और चीज भी है, जैसे कि एक, अगर आप यहाँ पे देखें ध्यान से, एक फोटो आपको दिखाता हूँ, ये देखिए यहाँ पे फोटो दी हुई है, इस फोटो के अंदर ये पूरा है पॉलीसेकेराइड। इस पॉलीसेकेराइड में आप अलग अलग नाम देख रहे होंगे कि ये GAL क्या है, GALANC क्या है, तो उसको अपन डिफाइन कर रहे हैं, नीचे डेफिनेशन है पूरी। तो यहाँ पे आप देखिए, तो यहाँ पे अपन लेते हैं, तो GLCA का फुल फॉर्म क्या होता है, ग्लूक्रोनिक एसिड। ग्लूक्रोनिक एसिड क्या है, ये ग्लूकोज का ये एक डेरिवेटिव है। GALNAC का फुल फॉर्म क्या होता है, एन एसिटाइल गैलेक्टोजामिन, ये भी एक अपना गैलेक्टोज का ही डेरिवेटिव होता है, ठीक है। ये एसिटाइल ग्रुप कंटेन करता है, एसिटाइल अमीनो ग्रुप कंटेन करता है, तो ये कितनी बार ग्लाइकोमिनोग्लाइकेंस में ये स्ट्रक्चर भी देखने को मिलते हैं अपन को। फिर एक होता है क्रेटिन सल्फेट। क्रेटिन सल्फेट एक प्रकार का हेट्रोपॉलीसेकेराइड है, ये एक एक्सेप्शन है जिसमें डायरेक्टली गैलेक्टोज प्रेजेंट होता है यूरोनिक एसिड के जगह पे। दस द जनरल स्ट्रक्चर जो रहता है ना ग्लाइकोमिनोग्लाइकेन का, वो रिपीटेड पॉलीमर होता है यूरोनिक एसिड का और अमीनो शुगर का। तो ग्लाइकोमिनोग्लाइकेन कैसे बनते हैं, यूरोनिक एसिड जुड़ रहा है प्लस अमीनो शुगर जुड़ रहा है, यूरोनिक एसिड और अमीनो शुगर ये आपस में जुड़ते जाएंगे और ग्लाइकोमिनोग्लाइकेंस बनते जाएंगे। तो ये स्ट्रक्चर था। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द फंक्शन। यार ग्लाइकोमिनोग्लाइकेन का फंक्शन क्या होता है, देखो पहली बात, इनमें नेगेटिवली मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल, जैसे कि यूरोनिक एसिड अपना सल्फेट ग्रुप प्रेजेंट है, तो नेगेटिव चार्ज होने के कारण इनसे ना वाटर जुड़ता है, वाटर जुड़ने के कारण ये बहुत ही जेली लाइक होते हैं। ग्लाइकोमिनोग्लाइकेन जो है मॉलिक्यूलर स्लीव्स की तरह फंक्शन करते हैं, मतलब ये हेल्प करते हैं मूवमेंट ऑफ। अब ग्लाइकोमिनोग्लाइकेन क्या जेली लाइक सब्सटेंस होते हैं, तो सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं, तो जिससे क्या होता है ना, एक सब्सटेंस अंदर घुसता है और अंदर की तरफ चला जाता है, तो ये मूवमेंट कराते हैं आयंस का इन और आउट टिश्यू से। फिर ये इलास्टिसिटी भी प्रेजेंट करते हैं, इलास्टिक होते हैं बहुत ज्यादा, ये लुब्रिकेंट की तरह भी काम करते हैं जॉइंट्स में, इनके बहुत सारे काम होते हैं। नाउ वी आर अजाइड टाइप्स, कितने प्रकार के होते हैं, तो मेजर ग्लाइकोमिनोग्लाइकेन जो होते हैं ना, वो हाइलो यूरोनिक एसिड होता है, क्वांटिटिन सल्फेट होता है, क्रेटिन सल्फेट होते हैं, डर्मेटिन सल्फेट होते हैं, हेपरिन होता है और हेपरिन सल्फेट होते हैं। इनमें फर्क क्या है, अमीनो शुगर का इनमें डिफरेंस है, मतलब कि ग्लूकोज के साथ कौन सा अमीनो एसिड जुड़ा है, साथ में यूरोनिक एसिड कौन सा है, उसके प्रकार पे इतने सारे टाइप के डिफरेंट प्रकार के ग्लाइकोमिनोग्लाइकेंस होते हैं। एम आई क्लियर? ये ग्लाइकोमिनोग्लाइकेन एक दूसरे से डिफरेंट कैसे होते हैं, यूरोनिक एसिड अलग होता है, अमीनो शुगर अलग होता है, डिग्री और पोजीशन अलग होती है, सल्फेट ग्रुप की लेंथ अलग होती है, पॉलीसेकेराइड की कोर प्रोटीन अलग होते हैं। तो ये पूरा मैंने ग्लाइकोमिनोग्लाइकेंस बता दिया। सो दिस इज ऑल अबाउट पार्ट 1 ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट का ये पार्ट 1 है, जिसके अंदर अपन ने आज क्या क्या पढ़ा, पूरा कार्बोहाइड्रेट, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, मोनोसेकेराइड, हेट्रोपॉलीसेकेराइड। अब पार्ट 2 बचा है मेरी जान। पार्ट 2 के अंदर पूरा अपन देखेंगे डाइजेशन की, कैसे अपने डाइजेस्ट होते हैं फर्दर, और अपन कुछ और चीजें अपन जानेंगे अपने कार्बोहाइड्रेट के बारे में।